वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं सोशोलॉजी ऑप्शनल फॉर यूपीएससी सीएसई। प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे सेकुलरिज्म इन इंडिया। उसमें हमने जाना इंडियन सेकुलरिज्म के बारे में और उसको कंपेयर कराया वेस्टर्न सेकुलरिज्म से, और हमने जाना क्यों इंडियन सेकुलरिज्म एक पॉजिटिव कंसेप्ट है और वेस्टर्न सेकुलरिज्म एक नेगेटिव कंसेप्ट है। हमने उसके फीचर्स देखे, हमने कुछ प्रिंसिपल्स देखे जैसे इक्विक्लोज प्रिंसिपल, इक्विडिस्टेंस प्रिंसिपल, और हमने जानी थ्योरी ऑफ रिलीजियस प्लूरलिज्म और सर्वधर्म संभाव की थ्योरी। और उसी लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मेल्टिंग पॉट थ्योरी एज वेल एज सलाद बाल थ्योरी विद रिस्पेक्ट टू इंडियन सेकुलरिज्म एज वेल एज वेस्टर्न सेकुलरिज्म। आज हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे कम्युनलिज्म के बारे में। उसमें हम जानेंगे कैसे कम्युनलिज्म का जो सेंस है वो वेस्टर्न सोसाइटी में डिफरेंट है और इंडियन सोसाइटी में डिफरेंट है। वेस्टर्न सोसाइटी में इस टर्म को पॉजिटिव तरीके से देखा जाता है। मींस अगर आप इंडिविजुअलिस्टिक नहीं हैं तो आप सोसाइटी में मिलजुल के रहते हैं, उस भावना को, उस बिलोंगिंगनेस को कहा जाता है कम्युनलिज्म। तो वेस्टर्न सोसाइटी में ये पॉजिटिव कनोटेशन में यूज किया जाता है। लेकिन आप आइए इंडियन सोसाइटी में, अगर आपको कोई कम्युनल कह देता है मींस वो नेगेटिव सेंस में आपको कम्युनल कह रहा है। इंडियन सोसाइटी में कम्युनल होने का मीनिंग है आपकी जो बिलोंगिंगनेस है एक स्मॉलर ग्रुप से, एक ग्रुप से जिसमें स्मॉलर नंबर ऑफ पीपल हैं, वो बिलोंगिंगनेस तो है आपकी, लेकिन आप किसी दूसरे ग्रुप के लिए एंटीथेटिकल हैं। मींस आपकी बिलोंगिंग में एक नेगेटिव फीलिंग है। इसीलिए यहाँ पर जो कम्युनल का सेंस है वो अपने ग्रुप से बिलोंगिंगनेस और दूसरे ग्रुप से एंटीथेटिकल होना, तो दोनों फीलिंग है। जबकि वेस्टर्न सोसाइटी में कम्युनल होने का मीनिंग ये है कि आप इंडिविजुअलिस्टिक नहीं हैं, आप समाज में मिलजुल कर रहते हैं। ये तो बात रही कनोटेशन, पॉजिटिव कनोटेशन एंड नेगेटिव कनोटेशन। उसके बाद आज के लेक्चर में हम देखेंगे कैसे इंडियन पॉलिटिक्स में है कम्युनलिज्म, और हम जानेंगे हिंदू मेजोरिटेरियन के बारे में, हम जानेंगे माइनॉरिटी अपीचमेंट के बारे में, हम जानेंगे सूडो सेकुलरिज्म के बारे में, और फिर देखेंगे कुछ फैक्टर्स ऑफ कम्युनलिज्म जिस वजह से सोसाइटी में कम्युनलिज्म थ्राइव करता है। हम कुछ जानेंगे रीजंस फॉर कम्युनल कन्फ्लिक्ट, और शायद कुछ सॉल्यूशंस पर भी चर्चा करेंगे। तो देखते हैं कम्युनलिज्म। द टर्म कम्युनलिज्म इज ड्राइव फ्रॉम द वर्ड कम्यून। तो ये जो वर्ड है कम्यून, यही वर्ड बेस है आपकी कम्युनिस्ट सोसाइटी का। मीन्स कम्यून वर्ड से ही एक वर्ड बना है कम्युनिस्ट। तो कम्युनिस्ट और कम्यून एक ही बात है, लेकिन इसको आप मार्क्सिस्ट पार्लेंस से ना देखें। मैंने बस बताया है क्योंकि कम्यून वर्ड कम्युनिस्ट सोसाइटी में भी ऐसा रूट वर्ड यूज हुआ है। कम्युनिज्म में ये कहा जाता है ग्रुप ऑफ पीपल, तो कुछ लोगों का समूह, हु आर इमोशनली कनेक्टेड। तो एक साइकोलॉजिकल कनेक्शन है कुछ लोगों में। जैसे आप नेशनलिज्म में कुछ लोगों का साइकोलॉजिकल यूनिटी देखते हैं, एक दूसरे से लोग साइकोलॉजी के आधार पर जुड़ते हैं, ऐसे ही कम्युनलिज्म में भी इमोशनल कनेक्शन है टू वन अनदर एंड शेयर अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ बिलोंगिंग। तो ये जो कनेक्ट है ये बिलोंगिंग के रिस्पेक्ट में है, लेकिन यूजुअली इन स्मॉल नंबर्स। ये ग्रुप बहुत बड़ा नहीं होता इन दिस सेंस। अब अगर आप कहें कि सर ये तो बढ़िया बात है, कुछ लोग एक ग्रुप ऑफ पीपल से बिलोंगिंगनेस रख रहे हैं और वो छोटा ग्रुप है, कोई दिक्कत नहीं, तो क्या इसमें नेगेटिव है? ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं। जी हाँ, इसमें कोई नेगेटिव सेंस नहीं है, लेकिन ये वेस्टर्न सोसाइटी के रिस्पेक्ट में है। इन दिस सेंस कम्युनलिज्म इज नॉट इनहेरेंटली अ नेगेटिव कंसेप्ट। तो इसको गलत तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि ये तो आप कास्ट ग्रुप में भी देखते हैं, एथनिक ग्रुप में भी देखते हैं, इवन अपनी रिलीजियस कम्युनिटी से आप बिलोंगिंगनेस महसूस करते हैं, नेचुरली एग्जिस्ट इन सोसाइटी। तो अपने ग्रुप से बिलोंगिंगनेस होना कुछ भी, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। मीन्स आप इंडिविजुअलिस्टिक नहीं है, तो फिर आप क्या होते हैं? कम्युनल। ये रही वेस्टर्न सोसाइटी की डेफिनेशन। हाउएवर कम्युनलिज्म एक्वायर्स अ नेगेटिव कनोटेशन। अब लेकिन ईस्टर्न सोसाइटी में आते हैं तो ये वर्ड नेगेटिव तरीके से देखा जाता है, एंड पर्टिकुलरली इन इंडियन कंटेक्स्ट। भारतीय सोसाइटी में तो इसको बहुत गलत कहा जाता है। अगर आपसे कोई कम्युनल कह दे तो आप समझ जाइए ये गाली की तरीके से। इंडियन सोसाइटी में व्हेन इट बिकम्स आइडियोलॉजी ड्रिवन, इंडियन सोसाइटी में आते आते ये कम्युनल वर्ड हो जाता है आइडियोलॉजी ड्रिवन। मीन्स आप रिलीजियस आइडियोलॉजी से इसको जोड़ने लगते हैं। आल्दो कुछ स्कॉलर ये कहते हैं कम्युनल आइडियोलॉजी को आप रिलीजन से ही नाम जोड़ के चलें। जैसे मैं आपको बताया था कि जब रिलीजन, पॉलिटिक्स और सोसाइटी कन्वर्ज करते हैं तो दो टॉपिक मैं आपको बताया था, एक पढ़ते हैं सेकुलरिज्म और दूसरा
कम्युनलिज्म। सेकुलरिज्म में पॉलिटिक्स नहीं, स्टेट की बात ज़्यादा रहती है, लेकिन कम्युनलिज्म में पॉलिटिक्स की बात ज़्यादा रहती है। ये दोनों में डिफरेंस है। अब आप कहेंगे सर इसमें तो आप रिलीजन की बात कर रहे हैं। जी हाँ, मैं आपको रिलीजन के बारे में बता रहा हूँ। कुछ स्कॉलर आपको कम्युनल कहेंगे अगर आप कास्ट के बेसिस पर भी अपने ग्रुप से जुड़ रहे हैं, एथनिसिटी के बेसिस पर भी अपने ग्रुप से जुड़ रहे हैं, मीन्स वो अकेले रिलीजन के रिस्पेक्ट में कम्युनलिज्म को नहीं देख रहे इन इंडियन सोसाइटी। वो हम पढ़ेंगे रणदीप सिंह क्या कह रहे हैं और बहुत सारे स्कॉलर क्या कह रहे हैं। तो ये आइडियोलॉजी ड्रिवन है, और पर्टिकुलरली मेजॉरिटी जो सेक्शन है वो क्या मान रहा है, ये रिलीजन से एसोसिएटेड है। तो आप ये अभी ये समझिए फॉर द टाइम बीइंग ये रिलीजियस आइडियोलॉजी की बात है। मीन्स अगर आप अपने, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप एक मुस्लिम स्टूडेंट हैं और आप एक मुस्लिम कम्युनिटी से एसोसिएटेड हैं, बिलोंगिंगनेस रखते हैं, इसमें कुछ भी बुरा नहीं है, लेकिन मुस्लिम होते हुए आप दूसरे ग्रुप से अपोजिशन रखें, उनके खिलाफ दुर्भाव रखें, तो आप कम्युनल कहे जाएंगे। मीन्स अपने ग्रुप से आप चाहत रखते हैं, इसमें कुछ भी खराब नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ आप दूसरे ग्रुप को खराब कहें, दूसरे ग्रुप के बारे में खराब बोलें, उसके बारे में सोचें, तो आप कम्युनल कहे जाएंगे, और वो भी इन पॉलिटिकल सेंस। तो यहां पर पॉलिटिक्स का होना इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखते हैं क्या है। इन इंडिया कम्युनलिज्म इज लार्जली ड्रिवन बाय रिलीजियस आइडियोलॉजीज। तो इंडिया में तो कम्युनलिज्म को रिलीजन के रिस्पेक्ट में ही देखा जाता है। जैसे हिंदू वर्सेस मुस्लिम की बात आएगी और वो भी पॉलिटिक्स से एसोसिएट हो जाएगी, पॉलिटिक्स में इस चीज को, इस फाल्ट लाइन को एक्सप्लॉइट किया जाएगा, तो वो एक्ट हो जाता है कम्युनल एक्ट दैट आर म्यूचुअली एंटागोनिस्टिक। तो अगर हिंदू वर्सेस मुस्लिम की बात आए, मींस हिंदू और मुस्लिम को जब एंटागोनिस्टिक प्रेजेंट कर दिया जाए, आप हिंदू हैं तो मुस्लिम के प्रति दुर्भाव रखें, या अगर आप मुस्लिम हैं तो हिंदू के प्रति दुर्भाव रखें, इवन आप हिंदू हैं तो दूसरे रिलीजन क्रिश्चियन के प्रति दुर्भाव रखें, आप क्रिश्चियन हैं तो हिंदू के प्रति दुर्भाव रखे हैं, तो आप कहे जाएंगे कम्युनल। दस, कम्युनलिज्म इज नॉट मेरली अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ कम्युनिटीज। तो कम्युनलिज्म का मीनिंग ये नहीं है कि कम्युनिटी का होना, नहीं, कम्युनिटी के साथ दूसरे कम्युनिटी से दुर्भाव रखना, एंटीथेटिकल होना, अपोजिशन रखना, बट अबाउट आइडियोलॉजिकल अपोजिशन बिटवीन देम। तो रिलीजियस आइडियोलॉजी में जो अपोजिशन है वो मान लेना, बस यही है कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म एज एन आइडेंटिटी कैन एग्जिस्ट विदाउट कन्फ्लिक्ट। ये भी बात समझ में आ रही है। जैसे आप अगर आइडियोलॉजी के रिस्पेक्ट में देखें, जैसे आप एक ग्रुप से बिलोंगिंगनेस रखते हैं तो विदाउट कन्फ्लिक्ट रख सकते हैं। अगर आप दूसरे ग्रुप को एंटीथेटिकल नहीं कह रहे हैं तो कोई भी कन्फ्लिक्ट होगा नहीं। इंडिविजुअल्स कैन बिलोंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज, क्योंकि बहुत सारे लोग डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज से बिलोंग करते हैं, इसमें कुछ भी इनहेरेंटली बुरा नहीं है। विदाउट नेसेसरली सब्सक्राइबिंग टू हॉस्टाइल आइडियोलॉजीज। अगर आप हॉस्टाइल आइडियोलॉजी नहीं रख रहे हैं, मीन्स अगर आप रिलीजन 1 से एसोसिएट हैं और रिलीजन 2 के प्रति हॉस्टाइल नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाउएवर व्हेन आइडेंटिटी बिकम्स रिजिडली एसोसिएटेड विद आइडियोलॉजी, अब आपकी जो आइडेंटिटी है, कास्ट आइडेंटिटी है, रिलीजियस आइडेंटिटी है, आप उसको एक आइडियोलॉजी से जोड़ लें, और आइडियोलॉजी कैसी है, म्यूचुअल एंटागोनिज्म की, तो फिर प्रॉब्लम है। प्रोसेस ऑफ इंक्लूजन, आप अपने मेंबर को इंक्लूड करें और दूसरे को एक्सक्लूड कर रहे हैं, लेकिन कौन सी आइडियोलॉजी के साथ, एंटागोनिज्म के साथ, बिगिन लीडिंग टू कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट। तो इससे क्या समझ में आता है, कम्युनल होना पर से खराब नहीं है। इन वेस्टर्न सोसाइटी में तो ये मानी ही जाती है, लेकिन कम्युनल आइडेंटिटी आपकी हो सकती है, रिलीजियस आइडेंटिटी हो सकती है, और कह दिए एथनिक आइडेंटिटी हो सकती है। इस आइडेंटिटी के आधार पर आप साथ में ये जो भी आइडेंटिटी है उसमें एंटागोनिज्म की भावना ले आए, एंटागोनिज्म की भावना ले आए, तो कन्फ्लिक्ट होना लाजमी ही है। तो कन्फ्लिक्ट होगा, और फिर लास्ट में इसकी जो फाइनल वो होता है वो होते हैं राइट्स। तो कम्युनल राइट्स होते हैं इस प्रोसेस से निकलकर। अब देखिए मैंने यहां पर लिखा था कम्युनल आइडेंटिटी। तो ये क्या होती है कम्युनल आइडेंटिटी, आपकी जो भी आइडेंटिटी आप एसोसिएट करते हैं अपने आप को ग्रुप ऑफ पीपल से, वो कह दिया था कम्युनल आइडेंटिटी। जैसे आई एम उड़िया, आप उड़िया स्पीकर हैं तो आप अपने आप को उड़िया आइडेंटिटी से एसोसिएट कर सकते हैं। अगर आप उस आइडेंटिटी से अपने आप को एसोसिएट कर रहे हैं तो आप एक कम्युनल आइडेंटिटी कैरी करते हैं। यू आर बंगाली, आप बंगाल रीजन से हैं या बंगाली बोलते हैं तो आप बंगाली आइडेंटिटी कैरी करते हैं, तो आपको कह दिया जाएगा आप एक कम्युनल आइडेंटिटी कैरी करते हैं। कैन एग्जिस्ट पीसफुली, और इस आइडेंटिटी का होना भर ही कन्फ्लिक्ट नहीं लाता है।
मीन्स ये पीसफुल तरीके से रह सकते हैं। बट व्हेन आइडेंटिटी इज पॉलिटिसाइज्ड, तो इस आइडेंटिटी में थोड़ा सा ये तड़का लग जाए एंटागोनिज्म का, कोई नेता आए और फॉल्ट लाइन एक्सप्लॉइट कर ले कि अगर आप उड़िया हैं तो आप बंगाली नहीं हैं, पहले आपको ये बताया जाएगा, और अगर आप उड़िया हैं तो बंगाली खराब हैं, ऐसे कह दिया जाए, तो समझ लाइए एक नेता आएगा, आपको एंटागोनिज्म की भावना अंदर डालेगा और फिर वो कन्फ्लिक्ट पैदा करेगा, उसके बाद राइट्स होंगे और आप सीधे वोट में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो आप बन जाएंगे वोट बैंक। बट व्हेन आइडेंटिटी इज पॉलिटिसाइज्ड एंड आइडियलाइज्ड, कन्फ्लिक्ट इमर्जेस, तो नेता का काम क्या है, आएगा और आपको ये एंटागोनिज्म वाली भावना आपके अंदर डालेगा और कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट पैदा करेगा। इट इज पॉसिबल टू हैव कम्युनल आइडेंटिटी, तो कम्युनल आइडेंटिटी तो किसी की भी हो सकती है विदाउट कम्युनल आइडियोलॉजी। मींस आप अगर म्यूचुअल एंटागोनिज्म की भावना नहीं रख रहे हैं तो आप कम्युनल आइडेंटिटी कैरी कर रहे हैं। आपकी जो भी सोसाइटी में आइडेंटिटी है, ऐसे ऐसे सोशल ग्रुप, वो कम्युनल आइडेंटिटी हो जाती है, उसको कम्युनल आइडेंटिटी कह सकते हैं इन वेस्टर्न पार्लेंस। लेकिन अगर आप उसके साथ आइडियोलॉजी एसोसिएट कर लें, रिलीजियस कर लीजिए या एथिकल कर लीजिए, और प्लस एंटागोनिज्म की भावना भी ले आइए दूसरे सोशल ग्रुप के प्रति, तो आप समझ जाइए कि आप कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। वेयर आइडेंटिटी इज नॉट लिंक टू आइडियोलॉजिकल एक्सक्लूसिवनेस, द प्रेजेंस ऑफ कम्युनिटी डज नॉट ऑटोमेटिकली रिजल्ट इन कन्फ्लिक्ट, तो कन्फ्लिक्ट होना ही नहीं है अगर आप ये चीजें अपने दिमाग में ना लाएं। तो अब आप क्वेश्चन कहेंगे, सर ये चीजें आती कहाँ से हैं, अपने दिमाग में ये आ कहाँ से जाता है, तो इस मर्ज की दवा कौन है या इस मर्ज को लाता कौन है, दवा तो नहीं, नेता, पॉलिटिक्स। अब देखते हैं क्या स्कॉलर्स का व्यू है इस पर। रणधीर सिंह ये एक मार्क्सिस्ट हैं, तो ये मार्क्सिस्ट हैं तो आप पहले से समझ जाइए ये जो भी व्यू रखेंगे ये क्लास बेस्ड व्यू होगा, मींस इकोनॉमिक बेस पे एसोसिएटेड ये बात कहेंगे। मैनी फैसेट्स ऑफ कम्युनलिज्म, तो हम अभी तक पढ़ के आए हैं, ऊपर मैंने आपको फोकस किस पर ज्यादा कराया, रिलीजन पर, रिलीजियस आइडियोलॉजी पर मैंने ज्यादा फोकस कराया। लेकिन ये क्या कह रहे हैं, कम्युनिटीज डिफर नॉट ओनली सोशली बट आल्सो इन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंटरेस्ट, तो ये कह रहे हैं कम्युनिटीज के इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस व्हेन वन कम्युनिटी ऑब्स्ट्रक्ट द अचीवमेंट ऑफ अनदर कम्युनिटीज गोल, तो आप कम्युनिटी C1 से हैं और C1 से जुड़ना खराब नहीं है, आप C1 से जुड़ते रहिए, लेकिन आप जब एंटागोनिस्टिक हो जाएं कम्युनिटी 2 से, वही खराब है। Communal conflict is a dialectical counterpart of secular interests. As long as secular goals remain similar across communities, conflict is minimal. इस बात को समझते हैं क्या है ये, when different groups focus on shared material goals like better jobs and education, they cooperate because their needs are same. Conflict only arises when these secular interests clash, turning neighbors into competitors for limited resources. तो ये इकोनॉमिक रीजन में जा रहे हैं, ये बोले रिसोर्सेज है लिमिटेड और चाहिए सभी के सेकुलर इंटरेस्ट हैं। अब इस कंपटीशन को जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और क्लैश होने लगता है, तब कम्युनल भावनाएं आने लगती हैं। मीन्स ये लिमिटेड रिसोर्सेज का एक रीजन बता रहे हैं, मीन्स ये कह रहे हैं इकोनॉमिक बेस इन्फ्लुएंस सुपरस्ट्रक्चर। आपको लग रहा होगा रिलीजन की वजह से है, लेकिन जो मेन रीजन है वो कहीं ना कहीं इकोनॉमी में है। अब ये क्या कह रहे हैं, कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम क्लास कॉन्फ्लिक्ट। ये क्लास कॉन्फ्लिक्ट को तो अच्छा बता रहे हैं भाई साहब, और कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट को खराब बता रहे हैं। क्यों? क्लास कॉन्फ्लिक्ट इज फंक्शनल टू सोसाइटी। ये कह रहे हैं क्लास कॉन्फ्लिक्ट से क्या होगा, हिस्टोरिकल मेटलिज्म का पहिया आगे बढ़ेगा और हम राइट्स की बात कर पाएंगे, हम एक्सप्लॉइटेशन के खिलाफ बोल पाएंगे, क्लास कॉन्फ्लिक्ट की बात करेंगे अगर। एस इट गिव्स वॉइस टू द वॉइसलेस, तो दबे पिछड़े कुचलों को आवाज मिलती है किससे, क्लास कॉन्फ्लिक्ट से। एंड प्रमोट्स होमोजेनाइजेशन एंड इक्वालिटी, तो जो फॉल्स क्लास कॉन्शियसनेस है, मैंने आपको मार्क्स के केस में बताई थी, वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, ट्रू क्लास कॉन्शियसनेस में। इन कैपिटलिज्म अगर क्लास कन्फ्लिक्ट होता है तो क्लास कन्फ्लिक्ट तो फंक्शनल है, फंक्शनल कहिए या कहिए पॉजिटिव है, सोसाइटी के लिए पॉजिटिव है, क्योंकि क्लास कन्फ्लिक्ट से तो कुछ अच्छा होगा, लोगों को आवाज मिलेगी और एक इक्वल सोसाइटी बनेगी। कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट इज एंटी सोशल, एंटी ह्यूमन, एंटी डेवलपमेंट एंड एंटी डेमोक्रेटिक। ये कह रहे हैं ये जो कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट है ये सब इसमें खामियां हैं। एंड प्रमोट्स एक्सक्लूजन एंड वेलफेयर सॉवरेनिज्म। इसका मतलब क्या है कि एक्सक्लूजन होता है इसमें, ये सब चीजें होती हैं, एंटी ह्यूमन है, एंटी डेवलपमेंट है, एंटी डेमोक्रेटिक है, इसलिए खराब है। कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट ऑफन इमर्जेस फ्रॉम क्लास कॉन्शियसनेस वेयर क्लास कॉन्शियसनेस इज एब्सेंट।
तो जहां लोग क्लास के प्रति अवेयर नहीं हैं तो वहां पर सुपर स्ट्रक्चर में ये प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। डाइवर्टिंग अटेंशन फ्रॉम रियल इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, तो अगर आप रियल इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज मींस हैव और हैव नॉट्स में डिवाइड हैं और आप हैव नॉट्स भी फर्दर डिवाइडेड हैं, आपके अंदर फॉल्स क्लास कॉन्शियसनेस है, तो फिर आप ये रिलीजन वाले मुद्दे को प्राइमरी इंपॉर्टेंस देंगे एंड जनरेटिंग फॉल्स क्लास कॉन्शियसनेस। तो ये कह रहे हैं कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो तो पहली बात तो नेगेटिव है, मींस जरूरी नहीं है, सोसाइटी के लिए बेकार है। तो कम्युनलिज्म खराब है क्योंकि इससे क्या हो रहा है, फॉल्स क्लास कॉन्शियसनेस, लोग बट जा रहे हैं, जो हैव नॉट्स हैं वो धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं और बट रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, उन लोगों को तो यूनाइट होना चाहिए और कहना चाहिए हम सब इक्वली गरीब हैं, इसलिए हम सब एक हैं, ना कि अलग अलग ऑन द बेसिस ऑफ सम एथिकल एंड रिलीजियस आइडेंटिटी। अब सेंस आप क्या कह रहे हैं देखते हैं, ये एक न्यू मॉडर्निस्ट अप्रोच दे रहे हैं। एज ए कंट्री इकोनॉमी ग्रोज, इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट इंप्रूव्स क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो ये डेवलपमेंट पे कह रहे हैं कि अगर डेवलपमेंट बढ़ेगा तो क्या होगा, जो कम्युनल थॉट है इंडिया में वो कम होगा, ये ऐसा सोच रहे हैं। हेंस हायर क्वालिटी ऑफ लाइफ रेजिस एचडीआई विच इन टर्न शुड रिड्यूस कम्युनल टेंशन। तो कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट कम हो जाएंगे जब डेवलपमेंट बढ़ेगा। हेंस इंप्रूविंग एचडीआई कैन रिड्यूस कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन हो क्या रहा है रियलिटी में, हाउएवर दिस रिलेशनशिप इज नॉट लीनियर। ये हमेशा ऐसा नहीं रहता कि आपने क्या किया, इधर आपने बढ़ाया डेवलपमेंट और दूसरे ग्राफ में आपको ऐसे कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट कम होता हुआ दिखेगा, ये हमेशा नहीं पाया जाता। कैसे देखते हैं, स्टेट्स लाइक गुजरात एंड महाराष्ट्र हैव हायर एचडीआई देन यूपी येट विटनेस कम्युनल वायलेंस ड्यू टू सोशियो पॉलिटिकल फैक्टर्स। तो इससे समझ में आता है कि आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ा दीजिए या सोशल डेवलपमेंट भी बढ़ा दीजिए, लेकिन वो डेवलपमेंट ही अकेला कॉज नहीं बनेगा कम्युनलिज्म को खत्म करने का, हमें और चीज़ों पर भी मेहनत करनी पड़ेगी। कंट्रीज लाइक फ्रांस एंड नीदरलैंड हैव हाई एचडीआई बट स्टिल एक्सपीरियंस कम्युनल टेंशन। तो ये जब डेवलप्ड कंट्रीज भी कम्युनल टेंशन को फेस कर रही हैं तो अकेला डेवलपमेंट में तो सॉल्यूशन नहीं है इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए। तो कहाँ है सॉल्यूशन देखते हैं। अभी पहले तो प्रॉब्लम को और थोड़ा पढ़ लें कि प्रॉब्लम किन वजहों से है। चार्ल्स टेलर ये क्या कह रहे हैं, ये मल्टी डायमेंशनल अप्रोच दे रहे हैं। ये कह रहे हैं अकेला रिलीजन पर फोकस मत करिए। अगर आपको कोई कह दे कम्युनल तो आप ये मत समझिए कि आप अकेला रिलीजियस आइडेंटिटी कैरी कर रहे हैं, नहीं। देखते हैं क्या है, एडवोकेट्स अ मल्टी डायमेंशनल अप्रोच टू अंडरस्टैंड कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट। तो ये मोर देन रिलीजन के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। फैक्टर्स सच एज रेस, एथनिसिटी एंड रिलीजन, रिलीजन है, रेस है, एथनिसिटी है, कैन ऑल लीड टू कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट। रिलीजियस कम्युनलिज्म इज ओनली वन फॉर्म ऑफ कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट। तो ये कम्युनलिज्म की जो भावना है इसको रिलीजियस आइडेंटिटी के बेसिस पर बता रहे हैं, रिलीजियस आइडियोलॉजी के केस पर बता रहे हैं, एथनिसिटी के केस पर बता रहे हैं और रेशियल आइडियोलॉजी के बेसिस पर बता रहे हैं। Religious communalism is only one form of communal conflict. In India, vested interest group often trigger communal violence among ordinary people by giving conflicts an identity-based color. तो identity-based color का मीनिंग क्या है, वही mutual antagonism की भावना। और वो mutual antagonism means group 1 is different और opposite than group 2। ये जो भावना है ये आप इन आइडेंटिटी से जोड़ दीजिए तो फिर आप एक कम्युनल आइडियोलॉजी जनरेट कर देंगे। एग्जाम्पल, इकोनॉमिक राइवलरी बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम ट्रेडर्स बीइंग फ्रेम्ड एज रिलीजियस कन्फ्लिक्ट। अब देखिए, एक हिंदू ट्रेडर है और एक मुस्लिम ट्रेडर है और उसके बीच है कंपटीशन, और उस कंपटीशन में, कट थ्रोट कंपटीशन में कुछ कंफ्लिक्ट होता है। तो जब भी कंफ्लिक्ट होगा तो आपको लगेगा ये रिलीजियस कंफ्लिक्ट है, या उस फॉल्ट लाइन को एक्सप्लॉइट करने वाले नेता हमेशा से मौजूद रहते हैं सोसाइटी में। वो आएंगे और वो कहेंगे नहीं, ये जो भी हुआ है इकोनॉमी की वजह से नहीं हुआ, ये रिलीजन की वजह से हुआ है। तो सभी, अगर मुस्लिम लीडर होगा वो कहेगा सभी मुसलमानों इकट्ठे हो जाओ, अगर वो हिंदू लीडर होगा तो वो कहेगा सभी हिंदू इकट्ठे हो जाओ। किसके खिलाफ? जो भी उसे दूसरा ग्रुप मिलेगा उसके खिलाफ। तो आपकी एक आइडेंटिटी थी, एक कम्युनिटी की आइडेंटिटी थी, उसको एक आइडियोलॉजी में कन्वर्ट कर दिया और वो आइडियोलॉजी थी म्यूचुअल एंटागोनिज्म की। तो इन्होंने ये बताया कि जो कॉज है वो कहीं और है, लेकिन दिखाया वो ऐसे जाता है। तो आप रेस, एथनिसिटी, रिलीजन, किसी के बेसिस पर आप
अपनी आइडेंटिटी कैरी कर सकते हैं। वाइल ऑर्डिनरी पीपल फाइट द अंडरलाइंग कॉजेज में बी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल, नॉट रिलीजियस पर से। तो ये जो एग्जांपल मैंने पहले बताया, तो इससे पता लग रहा है वहां पर जो कंपटीशन था वो इकोनॉमिक था, उस वजह से कन्फ्लिक्ट था। लेकिन नेता आया और उसने उसको क्या बना दिया, रिलीजियस। और अकेला रिलीजियस आइडेंटिटी के बेसिस पर कम्युनल कन्फ्लिक्ट नहीं होता है, पॉलिटिकल आइडेंटिटी के बेसिस पर हो सकता है, सोशल आइडेंटिटी के बेसिस पर हो सकता है, इकोनॉमिक आइडेंटिटी के बेसिस पर हो सकता है। और ये आइडेंटिटी कहां से आ रही है, इन सब चीजों से। अब एंटी मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न अप्रोच देखते हैं। ये जो स्कॉलर सभी हैं, पेपर 2 में आप इनको इन डिटेल पढ़ेंगे तो इनके बारे में तभी बताया जाएगा। आप समझिए, ये हमेशा अगर रीजन बताएंगे कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट का, वो किसको बताएंगे, मॉडर्निटी को। देखते हैं कैसे। टीएन मदन ये क्या कह रहे हैं, देखते हैं। रिलीजन इन इंडिया इज नॉट लिमिटेड टू टेम्पल वर्शिप और रिचुअल। तो ये कह रहे हैं आप रिलीजन अगर वर्शिप और रिचुअल से ही एसोसिएट करेंगे तो आप रियलिटी को सही से जान नहीं पाएंगे। इट डीपली एम्बेडेड इन एवरीडे लाइफ। भारत में रिलीजन हर दिन के कामकाज से रिलेटेड है, मींस रिलीजन इज लाइफ स्टाइल इन इंडिया इंक्लूडिंग फूड हैबिट्स, ड्रेस, लैंग्वेज एंड रिएक्शंस। तो रिलीजन आपकी ये सब चीजें मैनेज करता है। Consequently, he argues that it is nearly impossible to artificially separate religion from politics. अब देखिए, रिलीजन हर जगह है और पॉलिटिक्स भी हर जगह है। अगर पॉलिटिक्स आपकी क्या है, फूड हैबिट्स पर बात कर रही है, ड्रेस पर बात कर रही है, लैंग्वेज पर बात कर रही है, रिएक्शंस पर बात कर रही है, और रिलीजन भी कहीं ना कहीं इन सब पर कनेक्टेड है। तो इनडायरेक्टली आप क्या कहेंगे, रिलीजन और पॉलिटिक्स भी आपस में बात करेंगे। तो रिलीजन, पॉलिटिक्स और सोसाइटी को अलग कर पाना इंडिया के केस में पॉसिबल है ही नहीं, एज दीज डोमेन्स आर होलिस्टिकली इंटरट्विन्ड इन इंडियन कल्चर। तो मैंने यहाँ पर एक कीवर्ड दिया है इनकी थ्योरी का, क्या है, टोटलाइजिंग नेचर ऑफ रिलीजन। तो इंडिया में रिलीजन अकेला वो नहीं है सुपर नेचुरल की बात। इंडिया में रिलीजन अकेला आपके रिचुअल्स तक खत्म नहीं हो जाता, ये तो मोर देन दैट है, ये तो लाइफ स्टाइल से एसोसिएटेड है। और लाइफ स्टाइल से एसोसिएटेड है तो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स, एजुकेशन, रिलीजन ये सब मिलके ही काम करेंगे। इवन अ सेल्फ प्रोक्लेम्ड सेकुलर पर्सन रिमेन्स कल्चरली रिलीजियस इन इंडिया। इसका मीन्स क्या है, आप मेटाफिजिकल रियलिटी में विश्वास ही ना करते हो, सुपर नेचुरल एग्जिस्टेंस में विश्वास ही ना करते हो, आप गॉड को सुपर पावरफुल मानते ही ना हो, इवन आप एग्नोस्टिक हो, इवन आप एथीस्ट हैं, मान लीजिए इंडिया में आप रिलीजन में विश्वास ही नहीं करते। तो यही बात है, आप चलिए सेकुलर हो गए, लेकिन आपको इंडिया में कल्चरली रिलीजियस रहना पड़ेगा। जैसे होली का त्यौहार अकेला धर्म से जुड़ा नहीं है, वो लाइफस्टाइल से जुड़ा है। बैसाखी का त्यौहार अकेला धर्म से जुड़ा नहीं है, वो लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ है, क्रॉपिंग पैटर्न से जुड़ा हुआ है। तो आप धर्म वाली चीजें नहीं मानेंगे, लेकिन अगर धर्म भी नहीं मानते तब भी आपको वो त्यौहार मनाना पड़ेगा। तो इसलिए आपको कल्चरली रिलीजियस होना पड़ेगा इंडिया में, इवन दो आप एक सेकुलर पर्सन हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा, होली से तो सोशलाइजेशन भी होता है, मीन्स लोग एक दूसरे से मिलते हैं उसी त्यौहार पे। तो अगर आप मान लीजिए एक धर्म में विश्वास नहीं करते तो क्या होली पे अपने गेट बंद कर देंगे, शायद नहीं, क्योंकि लोग आपसे मिलने आएंगे। तो फिर आपको पता है कि इंडिया में रिलीजन अकेला पूजा या वर्शिप भर नहीं है, ये उससे बहुत ज्यादा है। और ये मीन्स इंडियन सोसाइटी में हर जगह देखने को मिल जाता है। अकॉर्डिंग टू द सिंबॉलिक थ्योरी ऑफ रिलीजन, रिलीजन इज ए प्रोडक्ट ऑफ नॉर्म्स गवर्निंग एवरीडे बिहेवियर। तो वही बात है, जिंदगी के दिन प्रतिदिन के काम रिलीजन ही गवर्न कर रहा है। टीएन मदन व्यूज कम्युनलिज्म एंड फंडामेंटलिज्म एज मॉडर्न रिएक्शन टू द फेलियर ऑफ सेकुलरिज्म टू अकाउंट फॉर द ऑल इनकम्पासिंग रोल ऑफ रिलीजन इन इंडियन सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। इसका क्या मीनिंग है, ये कह रहे हैं आपने क्या किया, सोसाइटी को सेकुलर बनाने की कोशिश की, और आप सोसाइटी को बस धर्म के चश्मे से ही देखे, और धर्म को आप बस रिचुअल्स और वर्शिप के रिस्पेक्ट में ही देखे। आप भगवान में विश्वास करते हैं कि नहीं, इस रिस्पेक्ट से ही देखे, जबकि धर्म तो इससे कुछ ज्यादा है। इसलिए आप जब सेकुलरिज्म की थ्योरी लगा रहे थे तो आप सोसाइटी को सही से पढ़ नहीं पा रहे थे, आप कहीं मिलिटेंट सेकुलरिज्म वाली थ्योरी अप्लाई करे दे रहे थे, लोगों के ऊपर आप अपने विल सुपर इम्पोज कराना चाहते थे, जबकि लोग अकेला रिलीजन से रिलीजन के लिए नहीं जुड़े हैं, वो बहुत सारी चीजें रिलीजन को सोशल तरीके से भी करते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा, आपको समझ की कमी थी, मीन्स आप जो सेकुलरिज्म की भावना लाना चाहते थे, मीन्स रिलीजन और सोसाइटी को या पॉलिटिक्स को अलग करने की बात थी या स्टेट को अलग करने की बात थी, वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप समझ ही नहीं रहे हैं कि रिलीजन सोसाइटी में इतना जड़ में जा चुका है।
इसलिए आपको समझ की कमी है और इस समझ की वजह से आप सेकुलरिज्म ने क्या किया, उन कोर वैल्यूज को टच करना स्टार्ट कर दिया और ये बात आप समझ ही नहीं रहे हैं, इसीलिए ये सब प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल रही हैं, कम्युनलिज्म और फंडामेंटलिज्म। ये बता रहे हैं टीएन मदन साहब। तो यहाँ पर मैं एक लिखा हूँ लाइन, हिंदू मतलब जीवन शैली। ये बात कौन कहता है? जो भी राइट विंग लीडर होते हैं वो ये कहते हैं हिंदू एक पंथ नहीं है, ये एक जीवन शैली है, लाइफस्टाइल। ये तो आपके बिहेवियर को गाइड करता है। अकेला हिंदू होने का मतलब ये नहीं है कि आप भगवान में विश्वास करते हैं कि नहीं, ये तो जीवन शैली है। तो ये राइट विंग लीडर का एक स्टेटमेंट है। तो ये बात अगर नहीं पता है और आप सेकुलरिज्म सेकुलरिज्म चिल्ला रहे हैं तो आप कुछ भी नहीं, आप सोसाइटी को मूर्ख बना रहे हैं। आशीष नंदी एंड सुधीर कक्कर ये क्या कह रहे हैं? कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट इज अ रिजल्ट ऑफ अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। क्योंकि ये पोस्ट मॉडर्निस्ट हैं या एंटी मॉडर्निस्ट हैं तो ये फिर यही बात कहेंगे। इट रिप्रेजेंट्स अ रिएक्शन टू अग्रेसिव मॉडर्निटी। देखिए कीवर्ड अग्रेसिव मॉडर्निटी, आप थोप रहे हैं मॉडर्निटी। व्हेन वन कम्युनिटी एम्ब्रेसेस मॉडर्निटी व्हाइल अनदर क्वेश्चन इट, कॉन्फ्लिक्ट इमर्जेस। देखिए एक ग्रुप रिलीजियस ग्रुप 1 है और एक रिलीजियस सोशल ग्रुप 2 है। ये मॉडर्निटी को अचीव कर रहा है और ये मॉडर्न बन गया और ये ग्रुप कहता है मैं तो अपना ट्रेडिशनल वैल्यू फॉलो करूंगा। अब एक सोसाइटी में आपने कुछ लोग मॉडर्न बना दिए, कुछ लोग ट्रेडिशनल हैं, तो इन दोनों में कन्फ्लिक्ट तो होएगा ही होएगा। मीन्स ये जो कम्युनल कन्फ्लिक्ट हैं उसको कैसे देख रहे हैं? कन्फ्लिक्ट बिटवीन मॉडर्निटी एंड ट्रेडिशनलिज्म। कम्युनल कन्फ्लिक्ट आर मोर कॉमन इन सिटीज एंड अर्बन सेंटर्स। तो ये करें जहां पर अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन ज्यादा हो गया वहीं पर कम्युनल कन्फ्लिक्ट ज्यादा है। तो इनडायरेक्टली ये क्या कहना चाहते हैं कि इन वजहों से ही कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट है, अग्रेसिव मॉडर्निटी की वजह से ही कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट है। सच कॉन्फ्लिक्ट्स रिफ्लेक्ट ए फॉर्म ऑफ साइकोलॉजिकल एरोगेंस एंड इनसिक्योरिटी, ऑफन मैनिफेस्टिंग एज वायलेंस अगेंस्ट सिंबल ऑफ द अदर कम्युनिटी। अब इसका मीनिंग क्या है? आप अगर मॉडर्न हो रहे हैं, ठीक है, आप मॉडर्न होना चाहते हैं, तो इसका मीनिंग ये है कि आप दूसरे का ट्रेडिशनल होना स्वीकार नहीं करेंगे। ये तो बात गलत है। बस इसी वजह से कहीं ना कहीं कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट होता है, क्योंकि दूसरा ग्रुप ट्रेडिशनल रहना चाहता है तो उसे उतनी लिबर्टी दी जानी चाहिए। और अगर आप ऐसा नहीं करते, अपनी विल को सुपरइम्पोज कराएंगे, तो कॉन्फ्लिक्ट तो होना ही है। किसके बीच? मॉडर्निटी एंड ट्रेडिशनलिज्म के रिस्पेक्ट में। इसीलिए आप कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट में देखेंगे दूसरे के घरों को जलाया जाता है, मीन्स उनके एग्जिस्टेंस को तबाह करने की आप कोशिश करते हैं कि ये कुछ ट्रेडिशनल लोग इस सोसाइटी में जिंदा कैसे रह सकते हैं। तो आप इसको एसोसिएट करिए। हैबरमास का एक कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाया था, पोस्ट सेकुलर सोसाइटी प्लस मिलिटेंट सेकुलरिज्म। ये दोनों कंसेप्ट आप यहीं से जोड़ लीजिए। वहां पर जो मैंने आपको टॉपिक बताया था उसको रिकॉल करिए और आप इससे एसोसिएट कराइए। अब जो कॉजेज हमने कम्युनलिज्म के पढ़े, कुछ और कॉजेज जोड़ते हैं। हमने देखा इकोनॉमिक फैक्टर भी कॉज हो सकते हैं, लेकिन नेता आएगा उसको फॉर्म किसका देगा? रिलीजन का। पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, जॉबलेसनेस इन वन कम्युनिटी लीडिंग टू ब्लेम ऑन अदर्स। अगर कम्युनिटी ए है, उसकी कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं, तो कारण क्या बताया जाएगा? आप अनएम्प्लॉयड हैं क्योंकि कम्युनिटी बी में एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। तो हैव और हैव नॉट्स की बातें लोग यहां पर भी लगा देते हैं, तो मार्क्सिस्ट थ्योरी नेता यहां पर यूज कर लेते हैं। जैसे आपने देखा ये सन ऑफ द सॉइल पॉलिसी। एरियाज विद लो सोशल कंपेटिबिलिटी, हाई इनकम इनइक्वालिटी एंड लो लिटरेसी लेवल्स आर मोर प्रोन टू इंटेंस कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट। क्यों है ऐसा? क्योंकि रिलेटिव डेप्रीवेशन की भावना यहीं पर सबसे ज्यादा होगी। और रिलेटिव डेप्रीवेशन है प्लस एक पॉलिटिकल लीडर बैठा हुआ है, वो आपको बताएगा कि ये चीज हो रही है क्योंकि सामने वाले के पास ज्यादा है, तो उससे छीन लीजिए, कंफ्लिक्ट पैदा कराएगा और आपको एक वोट बैंक बना लेगा। ऑक्यूपेशनल पोलराइजेशन, सर्टेन ऑक्यूपेशन बीइंग डोमिनेटेड बाय स्पेसिफिक कम्युनिटीज। तो वही बात, अगर कुछ ऑक्यूपेशंस में लोग बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो होगा क्या? इनइक्वलिटी वाइडन हो जाएगी। अगर कास्ट बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर हमेशा चलता रहेगा तो इनइक्वलिटी वाइडन हो जाएगी और रिलेटिव डेप्रीवेशन की भावना बहुत ज्यादा होगी, और फिर वही बात, नेता आएंगे और उसको एक्सप्लॉइट कर लेंगे। तो अगर मैकेनिकल सॉलिडरिटी वाली सोसाइटी है तो उसमें कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट होना एक आम बात हो जाएगी। अगर उसमें मॉडर्निटी भी आ रही है, मीन्स ये सभी फैक्टर जब मिलने लगेंगे तब कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट होना आम बात होगी। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, स्टीरियोटाइप्स, प्रेजुडिसेस एंड नेगेटिव परसेप्शंस अबाउट अदर कम्युनिटीज। आप दूसरी कम्युनिटी के खिलाफ पहले से ही कुछ भावना बना के चलाएं, ये तो ऐसे ही होते हैं, ये लोग तो यही करते हैं, ये तो पंचर ही जोड़ते हैं, ऐसे हम लोग कमेंट कर देते हैं। वो नहीं करना चाहिए क्योंकि ये प्रेजुडाइस है। ये नेता हमें जो कह देता है वैसा हम बोलने लगते हैं, करने लगते हैं। तो एंटीथेटिकल या अपोजिशन या म्यूचुअल एंटागोनिज्म वाली भावनाएं
अपने अंदर आ जाती हैं, वो ठीक है नहीं सोसाइटी के लिए, इसीलिए कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है। पॉलिटिकल फैक्टर्स, पॉलिटिकल पार्टीज मोबिलाइजिंग वोटर्स ऑन रिलीजियस लाइन क्रिएटिंग फर्टाइल ग्राउंड फॉर कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट। तो ये जो पॉलिटिकल फैक्टर हैं, नेता लोग, वो तो है ही हैं, वो तो यही कहेंगे आप गरीब हैं तो सामने वाला अमीर है, आपके पास नौकरी नहीं है इसका कारण क्या है, सामने वाले के पास नौकरी है। वो कभी नहीं बताएगा कि स्ट्रक्चरल कमियां हैं, हमने सोसाइटी को ऐसा नहीं बनाया, लोगों ने हमें पावर दी थी, उस पावर को हमने मिसयूज किया, यूज नहीं किया, इसलिए कमियां हैं। इवन आपको ब्यूरोक्रेट भी नहीं बताएगा ये फेलियर है उसका, ना कि किसी एक रिलीजियस ग्रुप का, ना कि एक किसी कास्ट ग्रुप का, ना कि एक एथिकल ग्रुप का, ना कि एक लिंग्विस्टिक ग्रुप का, किसी की कमियां नहीं है, लेकिन वो एक ग्रुप के खिलाफ दूसरे ग्रुप को इसीलिए लड़ाएंगे क्योंकि उनकी कमियां पे लोग चर्चा ना करें। अब देखते हैं पॉलिटिक्स एंड रिलीजन। रिलीजन हैड प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन पॉलिटिक्स। बात सही है, क्योंकि इंडियन सोसाइटी में आएंगे तो रिलीजन को आप किसी से अलग नहीं कर सकते। वो पॉलिटिक्स में भी अपना इन्फ्लुएंस रखता है, वो इकोनॉमी में भी अपना इन्फ्लुएंस रखता है। इकोनॉमी में कैसे, आप इससे पहले 200 साल पहले की सोसाइटी में चलिए, आप मंदिर के पास एक कोई मंदिर होता था, मार्केट वहीं पाते थे, मींस रिलीजन के साथ ही इंडिया में इकोनॉमी चलती थी। तो कम्युनलिज्म में मेनली क्या है, इंटरमिक्सिंग ऑफ रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स का मीनिंग क्या है, आप एक रिलीजियस ग्रुप से हैं, मान लीजिए वन से, आप अपने लोगों से एसोसिएट हो रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात, आप हो गए कम्युनल आइडेंटिटी रखने वाले। लेकिन एक नेता आएगा, पॉलिटिशियन आएगा, वो आपको क्या देगा, म्यूचुअल एंटागोनिज्म की गोली, म्यूचुअल एंटागोनिज्म। वो कहेगा आपके अंदर प्रॉब्लम है, तो उसका कारण कौन है, रिलीजियस ग्रुप 2। और एक नेता इनके पास भी जाएगा, वो बताएगा आपकी कमियां का कारण ये है, आप तो बहुत अमीर होते अगर ये गरीब हो जाएं। तो बस एक दूसरे के खिलाफ लड़ना स्टार्ट हो जाते हैं और हो जाता है कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन ये स्मॉल नंबर में हो पाता है, इसीलिए इसको कंट्रोल करना भी स्टेट के लिए बहुत इजी होता है। हम देखेंगे कैसे स्टेट नहीं कंट्रोल करती है कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट को, तभी कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट होने को दिखता है। कीपिंग ऑर्थोडॉक्स views up to oneself and considering one's own religion as superior does not make someone communal। अगर आप अपने धर्म पर गर्व करते हो तो आपको वो कम्युनल नहीं बनाता है। अगर इंडियन सोसाइटी के कंटेक्स्ट में बोलें तो आप कम्युनल नहीं कहे जाएंगे, लेकिन आप अपने को अच्छा बोलें और दूसरे को जब खराब बोलने लगें और एक कन्फ्लिक्ट पैदा करने की कोशिश करें, म्यूचुअल एंटागोनिज्म की भावना से दूसरे ग्रुप को देखें, तो आप समझिए आप कम्युनल आदमी हैं। खुद तक ही सीमित हैं तुम्हारे विचार, ना कि पूरी कम्युनिटी को बताया। और दूसरी ये कि आप ये जो भी थॉट है ये अपने तक ही सीमित रख रहे हैं, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपनी पूरी कम्युनिटी में ये फैला ही नहीं रहे हैं बात, तब भी कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। मींस सोशल ग्रुप का होना भी इंपॉर्टेंट है, आल्दो ये स्मॉल नंबर में होते हैं, स्मॉल नंबर्स। कम्युनल आइडियोलॉजी बहुत दिन तक जिंदा नहीं रहती क्योंकि इनका नंबर बहुत छोटा होता है। इन वेस्ट इट इम्प्लाइज कम्युनिटी ओरिएंटेड एज अपोजिट टू इंडिविजुअलिज्म, दैट इज पॉजिटिव कनोटेशन। हाँ, वेस्ट की बात अलग है, ये तो ईस्टर्न सोसाइटी के रिस्पेक्ट में हो गई, ये वेस्टर्न सोसाइटी के रिस्पेक्ट में हो गई। वहां पर कम्युनल होना खराब नहीं है। जैसे हम लोग कह सकते हैं कम्युनल लंगर, मींस लंगर जो हो रहा है वो कम्युनिटी में हो रहा है, इंडिविजुअलिस्टिक लेवल पर नहीं हो रहा है, तो वहां पर ऐसे कीवर्ड्स यूज किए जाते हैं और वो भी पॉजिटिव कनोटेशन में। वेस्टर्न कम्युनलिज्म और इंडियन कम्युनलिज्म का एक कंपेरिजन देखते हैं। यहाँ पर कम्यून वर्ड से है ग्रुप ऑफ पीपल से देखा जाता है, रेजिडेंट्स ऑफ ए टाउन और म्यूनसिपालिटी के लोगों को भी एक कम्यून का बोल दिया जाता है, मीन्स एक सोशल ग्रुप और उसमें स्मॉलर नंबर। रिलीजन मेंबर्स ऑफ ए स्पेसिफिक फेथ, इंडिया में आके ये रिलीजियस आइडेंटिटी कैरी कर लेता है, लेकिन जो भी स्कॉलर हमने पहले पढ़े वो क्या बता रहे हैं, रिलीजन इज ऑल इनकम्पासिंग। तो मल्टी डायमेंशनल व्यू भी हमने देख लिया। तो कम्युनलिज्म इंडिया में अकेला रिलीजियस आइडेंटिटी के बेसिस पर नहीं है, आल्दो प्राइमा फेसी वो ऐसा समझ में आता है क्योंकि नेता इसको बताता है कि एक रिलीजन दूसरे रिलीजन की वजह से ऐसा है, लेकिन उसके पीछे कुछ स्ट्रक्चरल फैक्टर्स होते हैं जो हमने बताया था आपको। इकोनॉमी के कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं, सोसाइटी के कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं और बहुत सारे फैक्टर्स। ये पॉलिटिक्स के रिस्पेक्ट में वहां क्या दिखा रहा है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, मीन्स वहां पर कम्युनिटी को पावर देना भी कम्युनल स्टेप हो जाता है। जैसे पावर टू लोकल असेंबली, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑफ वन रिलीजन ओवर अनदर, तो यहाँ पर एंटी रिलीजियस होना हो जाता है। इकोनॉमिक व्यू, शेयर्ड रिसोर्सेज, एवोल्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, अगर ऐसी चीजें भी हो रही हैं तो वो कम्युनलिज्म में देखी जा रही हैं। कहाँ पर, वेस्टर्न सोसाइटी में। यहाँ पर स्ट्रगल फॉर जॉब्स एंड रिसोर्सेज लेड टू कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट एसोसिएटेड विद इकोलॉजी एंड फ्रीडम, यहाँ पर क्या है, राइट्स एंड
इंटॉलरेंस। तो यहाँ पर सब नेगेटिव है, वहाँ पर सब पॉजिटिव है इस वर्ड के साथ। इन इंडियन कंटेक्स्ट द वर्ड कम्युनलिज्म हैज नेगेटिव कनोटेशन, बहुत बार ये आपको बताया। कम्युनलिज्म रिफर्स टू एन आइडियोलॉजी दैट आइडेंटिफाइज अ रिलीजियस कम्युनिटी एज अ पॉलिटिकल ग्रुप। तो वही बात, एक ग्रुप को आप जब पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के साथ जोड़ लें, मीन्स आइडियोलॉजी आप उसको दे दें। इट एम्फेसाइजेस द डिस्टिंक्टिवनेस एंड इवन अपोजिशन ऑफ द इंटरेस्ट। तो ये आइडियोलॉजी क्या दी, आप अलग हैं, आप सुपेरियर हैं और दूसरे से अपोजिट हैं, आपके ग्रुप के इंटरेस्ट दूसरे से अपोजिट हैं। एंड कल्चर ऑफ ए रिलीजियस कम्युनिटी टू दैट ऑफ अदर रिलीजियस कम्युनिटीज। तो मेनली रिलीजियस आइडेंटिटी के बेसिस पर। इट इन्वॉल्व्स द आइडेंटिफिकेशन एंड मोबिलाइजेशन ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल बेस्ड ऑन रिलीजियस आइडेंटिटी फॉर पॉलिटिकल पर्पज। तो नेता ये काम करता है, ये ना काम कौन नहीं करेगा, शायद व्यापारी ना करे, उसे भी इस बात से मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे आपको वोट बैंक नहीं बनाना है। इन लोगों को क्या बनाना है, आपको वोट बैंक। बैंक क्या होता है, बैंक में वो चीज रखी जाती है जो भविष्य में आके उनके विल के बेसिस पर यूज हो जाए। ऐसे ही नेता आपको वोट बैंक बनाता है, मीन्स जब चाहे आपके वोट को उस बैंक से निकाल ले और यूज कर ले उसकी मर्जी के आधार पे। तो आपको एक आइडियोलॉजी का चूरन देता है। और क्या हो सकता है कम्युनल एक्शन, मिटिगेटिंग इश्यूज विद इन कम्युनिटी सो एज टू मोबिलाइज कम्युनिटी एज अ होल। एक कम्युनिटी की प्रॉब्लम्स को आप सुनते हैं, उनको सॉल्व करते हैं, जिससे आप उसका विश्वास जीत सकें। नेता सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करता है। कम्युनलिज्म सीक्स टू प्रोटेक्ट एंड एडवांस द सोशियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ रिलीजियस ग्रुप थ्रू देयर पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। तो वही पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन मैन है। तो यहाँ पर मैं ये बार बार क्यों चीजें लिख रहा हूँ, आप इस ट्राइंगल को समझ पाए। रिलीजन की आइडेंटिटी होना ही नहीं है, ये पॉलिटिक्स के साथ जुड़ेगी तब ये एक आइडियोलॉजी कैरी करेगी, इस बात को समझिए। और ये क्या होगा, म्यूचुअल एंटागोनिस्टिक आइडियोलॉजी होगी और ये सोसाइटी के साथ मिलके चलेगा और ये किसको बनाएगा, कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स को जन्म देगा। और कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स का लास्ट स्टेप क्या होता है, कम्युनल राइट्स। कम्युनल राइट्स, बस ये कहानी है, इसी को हम पढ़ रहे हैं। तो नेता यहां पर आ जाता है, नेता ये रोल है उसका। Communalism is manifested in Indian polity in various forms such as frequent communal riots, demonizing and stereotyping certain religious communities, communal movement like exodus of Kashmiri Pandits by Islamic militant movement, Pakistan movement, state-sponsored programs, killings of Hindus after demolition of disputed structure in Ayodhya, anti-Sikh rights, etc. तो आप देख रहे हैं ये सभी एक्ट कोई नेता करता है और उसके एक्ट क्या होते हैं, कम्युनल एक्ट। चाहे वो सरकार में ही क्यों ना हो, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि किसी एक ग्रुप को लेवर करेगा, रिलीजियस ग्रुप 1 को, और किसी दूसरे ग्रुप के खिलाफ वो एक्शन लेगा। क्योंकि मान लीजिए रिलीजियस 1 के साथ है वो और रिलीजियस 2 के खिलाफ है, तो इसको वोट बैंक बनाने के लिए वो करेगा। तो आप समझिए, हम लोगों ने क्या टॉपिक पढ़ा था, सेकुलराइजेशन। सेकुलराइजेशन, वहां पर क्या है, रिलीजन का इन्फ्लुएंस पब्लिक स्फीयर में कम होते हुए दिखा, लेकिन इसी की वजह से आपको रिलीजियस रिवाइवलिज्म भी दिखा, इसी की वजह से फंडामेंटलिज्म भी दिखा। तो अब मींस अगर ये दोनों चीजें हैं, रिलीजन का तो बोलबाला सोसाइटी में है, मींस रिलीजन का लोग अब लोड फिर से लेने लगे हैं। अब रिलीजन मींस जिंदा हो गया सोसाइटी में, रिलीजन जिंदा हो गया प्लस नेता आ गया, पॉलिटिशियन, उसने इन दोनों को मिला के कह दिया कम्युनलिज्म। तो कम्युनलिज्म जो भी देन है उसके पीछे माननीय लोग हैं और कोई नहीं। और नेता ये करता कैसे है, एक एग्जाम्पल इसका देता हूँ, ये ऑफ द टॉपिक हो जाएगा। जैसे नेता आपको जब भी आपके यहाँ आएगा या रैली में जाएगा तो आपको क्या बताएगा, समाज में इनइक्वलिटी है, लोग कास्ट बेसिस पर अनइक्वल हैं, लोग क्लास बेसिस पर अनइक्वल हैं, मैं इक्वलिटी ले आऊंगा समाज में। लेकिन आप सोशलॉजी में अभी आगे पढ़ेंगे कि इक्वलिटी ऐसे गोल कभी भी अचीव हो नहीं सकती, हम सोशलॉजी में ये पढ़ेंगे। तो फंक्शनल स्कॉलर इसको कहते हैं, और मार्क्सिस्ट के व्यू भी हम जानेंगे, वो कह रहे हैं इक्वलिटी हो सकती है, वो सोशलॉजी रही। लेकिन नेता का मैं आपको बता रहा था, नेता ये सब बातें आपको बताएगा, आपको मीन्स दूसरे ग्रुप से डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करेगा और ये बताएगा वो खराब हैं, आप अच्छे हैं, आप गरीब हैं तो वो अमीर हैं, ये सब बातें जैसे मार्क्सिस्ट हैव और हैव नॉट्स में बताते हैं। लेकिन नेता कभी ये नहीं बताएगा कि मैं जिस गाड़ी में बैठता हूं उसमें गनर को मैं सबसे पीछे वाली सीट पे बैठाता हूं, वहां पर भी तो इनइक्वलिटी है। मेरी गाड़ी का गेट एक आपके जैसा इंसान, आपके वोटर जो है उसी के घर का बच्चा गेट खोलता है, नेता अपनी गाड़ी का गेट भी नहीं खोल पाता है। ये जो इनइक्वलिटी है वो नेता कभी भी किसी को नहीं बताएगा, क्योंकि ये अगर बता देगा तो वो लोग सच्चाई जान जाएंगे। ऐसे ही ब्यूरोक्रेट्स भी होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी आपको नहीं बताएंगे कि वो समाज को अनइक्वल ही बना रहे हैं, आल्दो वो बस कह रहे हैं कि समाज को हम इक्वल बनाने जा रहे हैं।
तो ये चालाकियां नेता और अधिकारी करते रहते हैं, इससे हमें सचेत रहना है। तो यहाँ पे मैं ट्रायंगल बनाया है, पॉलिटिक्स, सोसाइटी, रिलीजन और कम्युनलिज्म। अब आप समझ पाए होंगे क्यों यहाँ पर पॉलिटिक्स इंपॉर्टेंट है और नेता कर क्या रहा है। रीजन्स फॉर कम्युनलिज्म इन इंडिया। अब इंडिया के केस में इसको पढ़ते हैं, क्यों यहाँ पर कम्युनलिज्म जैसी भावना आ पाई। तो अगर इसके बैकग्राउंड में जाएं तो आपको समझ में आ जाएगा, इंडिया में रिलीजन भर भर के है और रिलीजन के साथ बस नेता चाहिए था और एक आइडियोलॉजी चाहिए थी, किसकी, म्यूचुअल एंटागोनिज्म की, वो आ जाएगी, कम्युनलिज्म आ जाएगा। तो हमें देखना क्या है, इंडिया में रिलीजन कहाँ कहाँ है और कैसे कैसे था। ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। तो ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल को एक्सप्लॉइट किया टू वीकन एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल। तो उन्होंने हिंदू वर्सेस मुस्लिम जो फॉल्ट लाइन थी उसको एक्सप्लॉइट किया, जिसको देखा जा सकता है 1905 में बंगाल पार्टीशन, ऑन रिलीजियस लाइन, सेपरेट इलेक्ट्रेट, ये सब बातें उन्होंने इंडियन सोसाइटी में इंट्रोड्यूस कराई, एक्सप्लॉइटिंग रिलीजियस फॉल्ट लाइन्स। तो सबसे पहले आज के जो नेता काम कर रहे हैं वो पहले कौन कर चुके थे, ये लुटेरे, इन लुटेरों ने यही काम किया, लुटेरे। टी.आर. शर्मा, रिलीजन हैज बीन यूज्ड फॉर पॉलिटिकल एंड्स इन वेराइंग डिग्री थ्रू आउट इंडियन सिविलाइजेशनल पास्ट। तो शर्मा साहब तो ये कह रहे हैं ये अभी की बात नहीं है, ये तो बहुत पुरानी बात है। कैसे, देखते हैं। डिफरेंट रूलर्स, तो आज के जैसे पॉलिटिशियन है, पहले ये काम रूलर्स किया करते थे। इवन पॉलिटिशियन भी रूलर्स ही होते हैं क्योंकि वो पॉलिटिकल पावर अचीव करके रूल ही करते हैं। यूज रिलीजन फॉर पॉलिटिकल पर्पज, तो इन्होंने भी रिलीजन का यूज पॉलिटिकल पर्पज के लिए किया। मींस कम्युनल थॉट तो सोसाइटी में बहुत पहले से है, इंडियन सिविलाइजेशनल पास्ट। अब देखते हैं कैसे है। जैसे डिवाइन सैंक्शन फॉर देयर रूल, जिसको कहा जाता है डिवाइन किंगशिप थ्योरी। राजा का रूल पहले कैसे पॉसिबल हो पाता था, वो कहता था भगवान ने कहा है, ये भगवान की इच्छा है इसीलिए राजा रूल कर रहा है। तो राजा का रूल, तो रूल प्लस डिवाइन की थ्योरी, तो ये दोनों चीजें मिली, इसको ही तो आप आज की भाषा में कम्युनल एक्शन कह रहे हैं ना। बस यहाँ पर जो म्यूचुअल एंटागोनिज्म का है बात, वो नहीं उतनी दिख रही है। तो यहाँ पर रिलीजन के यूज की बात है या मिसयूज की बात है, इतना ज्यादा वो लोग म्यूचुअल एंटागोनिज्म की बातें नहीं करते थे जितना कि आज की मॉडर्न सोसाइटी में माननीय नेता लोग करते हैं। चोलाज में देखेंगे, इस्लामिक रूलर टर्म देम एज जिल्ले लाई, वो शैडो ऑफ अल्लाह कहते थे अपने आप को। बाबर यूज द टर्म जिहाद फॉर गेनिंग पॉलिटिकल पावर, तो बाबर ने अपने लोगों को क्या कहा, जिहाद करिए, तो उसने भी क्या यूज की थी भावना, म्यूचुअल एंटागोनिज्म। तो आज के नेता आप क्या कह सकते हैं, नियो बाबर, वो नियो बाबर समझ लीजिए उनको। तो कोई नेता आपके यहाँ जब आए तो उससे कहना आप न्यू बाबर हैं, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है ये टॉपिक। एंशिएंट पीरियड, अथॉरिटी ऑफ किंग लेजिटिमाइज्ड बाय प्रीस्टली क्लास बाय परफॉर्मिंग वेरियस यज्ञ। तो यज्ञ में भी बहुत सारे यज्ञ किए जाते थे जिससे अथॉरिटी ऑफ किंग को लेजिटिमाइज किया जाए। तो रिलीजन का यूज पहले भी होता था फॉर पॉलिटिकल पर्पज, फॉर गेनिंग पावर। स्ट्रगल बिटवीन ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म फॉर पॉलिटिकल पैटर्नेज, ये भी रहा कि राजा के पास कौन रहेगा, राजा के निकट कौन रहेगा, तो उसमें रिलीजन का बहुत योगदान रहा। ये तो बात रही एंशिएंट सोसाइटी की। अब आते हैं मिडाइवल पीरियड पर। आल्दो हमने बाबर का एग्जांपल इसी पीरियड से लिया था। सीताराम गोयल इन हिज बुक हिंदू टेम्पल्स व्हाट हैपेंड टू देम स्टेटेड दैट सेवरल हिंदू टेम्पल्स वर डिस्ट्रॉयड, इरेज्ड एंड ओवर देयर ruins mosques वर बिल्ट टू शो कंक्वेस्ट ऑफ इस्लाम इन इंडिया। तो एक रिलीजियस ग्रुप की आइडेंटिटीज को डिमोलिश किया गया और दूसरे रिलीजियस ग्रुप की आइडेंटिटीज को वहां पर बनाया गया। तो आपको नहीं लग रहा ये क्यों किया गया होगा, ये बस इसीलिए कहा किया गया होगा कि उससे पॉलिटिकल रूल को जस्टिफाई किया जा सके। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक एंड औरंगजेब इम्पोज टैक्सेस बेस्ड ऑन रिलीजन। तो देखिए एडमिनिस्ट्रेशन प्लस रिलीजन पहले भी एक साथ कन्वर्ज कर जाते थे, ये आज की बात नहीं है। आज हम लोग बस इसमें म्यूचुअल एंटागोनिज्म की भावना भी देख रहे हैं। लार्ज स्केल रिलीजियस कन्वर्जन, तो पहले भी रिलीजन, एक रिलीजन से लोग दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट किए जाते थे बाई फोर्स एंड मैनी मैसेकर्ड फॉर रिफ्यूजिंग टू डू सो बाई इस्लामिक रूलर्स लाइक औरंगजेब। तो औरंगजेब जैसे रूलर आए, उन्होंने ये सब काम या गलत काम किए। तो रिलीजन का मिसयूज भी पहले हुआ फॉर पॉलिटिकल पर्पज, आज भी जैसे नेता लोग कर रहे हैं। क्लैशेस बिटवीन सिख गुरु एंड मुस्लिम रूलर्स, एग्जाम्पल चिल्ड्रन ऑफ गुरु गोविंद सिंह, चिल्ड्रन हैड अटेंड मार्टरडम। तो देखिए उनके बेचारे चिल्ड्रंस को ही मार्टरडम प्राप्त हुई। टीपू सुल्तान थ्रू एंटी ब्रिटिश
दो एंट्री ब्रिटिश वाज आल्सो कम्युनल। तो टीपू सुल्तान आपको दिखेंगे एंटी ब्रिटिश, लेकिन उनकी जो पॉलिसीज थी वो भी कम्युनल कही जा सकती हैं, क्योंकि उन्होंने रिलीजन को भी पॉलिटिकल पावर एज्यूम करने के लिए यूज किया था। तो इंडिया में कम्युनलिज्म की जो भावना है वो आज बस दिख रही है, कहीं लिखी या पढ़ी जा रही है, लेकिन ये तो बहुत पुरानी बात है। शिवाजी एंड राजपूत रूलर्स डिफेंडेड हिंदू रूल अगेंस्ट इस्लामिक ऑनस्लॉट्स। तो पहले भी जो रूलर थे वो अपनी हिंदू आइडियोलॉजी दिखाते थे, और जो दूसरा रूलर था उसको भी आइडियोलॉजी के बेसिस पर, रिलीजियस आइडेंटिटी के बेसिस पर ही रिकॉग्नाइज करते थे। अब आते हैं कॉलोनियल पीरियड पर। पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। तो ये जो लुटेरे आए ब्रिटिशर्स, इन्होंने तो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इसीलिए दे दी कि हिंदू एंड मुस्लिम्स के बीच एक फॉल्ट लाइन बनाई जाए, उस फॉल्ट लाइन को एक्सप्लॉइट करें, उनमें कन्फ्लिक्ट कराएं, तो ये दोनों इकट्ठे हो ही नहीं पाएंगे और हमारे रूल को चैलेंज कोई कर ही नहीं पाएगा। सही बात ये बोल ही नहीं सकते एक साथ मिलके। जैसे सेपरेट इलेक्ट्रेट, घेटोइजेशन, इस टर्म को हम पेपर 2 में बहुत इन डिटेल डिस्कस करेंगे। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। तो पहले भी रिलीजन का यूज पॉलिटिक्स में किया जाता था। तो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट क्या है? गौरक्षा सभा, कम्युनल राइट्स एट बकरीद, शुद्धि मूवमेंट्स बाई आर समाज। तो आप देख रहे हैं रिलीजन का यूज भर भर के पॉलिटिकल पर्पज के लिए पहले भी हुआ करता था। सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ मूवमेंट, सेपरेट इंटरेस्ट ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स। तो ये क्या बोले? हिंदू और मुस्लिम अलग अलग हैं। बहावी मूवमेंट, ये फंडामेंटलिस्ट मूवमेंट भी था। तो रिलीजन पर ये बहुत फोकस कर रहे थे और जो बेसिक टिनेट्स हैं उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे थे। तो ये फंडामेंटलिज्म को भी बता रहा है। अब हिस्ट्री को भी आपने कम्युनल आइडेंटिटी के बेसिस पर क्लासिफाई कर दिया। मींस आपने हिस्ट्री को क्लासिफिकेशन में भी रिलीजन का यूज किया। हिस्ट्री के क्लासिफिकेशन में रिलीजन का यूज। तो आप देख रहे हैं इससे क्या पता लग रहा है? इंडिया में रिलीजन इवन एजुकेशन में भी है। हिस्ट्री का क्लासिफिकेशन भी रिलीजन के आधार पे है। तो जो भी रिलीजन को बस ये मान रहा है कि इसमें गॉड, रिचुअल्स, इनकी चर्चा है, तो वो शायद रिलीजन को सही से जानता नहीं है, और इंडियन सोसाइटी को तो बिल्कुल ही नहीं जानता। जैसे हमने देखा हिंदू रूल की हिस्ट्री देखी, फिर मुस्लिम रूल देखा, या इसको कह देते हैं इस्लामिक इन्वेजन का रूल, फिर ब्रिटिश रूल देखा, एंड ग्लोरीफाइड हिंदू रूल वाइल शोकेसिंग मुस्लिम रूल एज पीरियड ऑफ डिकाडेंस। तो कुछ स्कॉलर इस्लामिक इन्वेजन को पीरियड ऑफ डिकाडेंस बताते हैं, और ये मेनली इंडोलॉजिस्ट कर रहे हैं। तो हम गुरे का इसमें व्यू देखेंगे कि वो मुस्लिम रूल को कैसे देखते हैं और क्या है उनके व्यूज ऑन मुस्लिम्स। पाकिस्तान मूवमेंट। तो पाकिस्तान को क्या कहा जाता है? लैंड ऑफ प्योरिटी। देखिए जिन्ना ने क्या नाम रखा, मोहम्मद इकबाल, proponent of Pakistan ideology, later endorsed and translated by मोहम्मद अली जिन्ना as follows। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए पाकिस्तान जो टर्म है वो किसने क्वाइन किया था? मैं यहाँ पे नाम बता देता हूँ, चलिए आपको, चौधरी रहमत अली। आप मुझे इसका टाइम पीरियड बताइए, और पाकिस्तान में पी का मीनिंग क्या है, ए का मीनिंग क्या है, के का मीनिंग क्या है, ये सब मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये आपके लिए एक नई इन्फॉर्मेशन होगी। बोथ कम्युनिटीज कल्चर आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर, बोथ इनहेबिटेड दिस लैंड बट सेपरेटली। तो इन्होंने पाकिस्तान मूवमेंट में क्या बताया? हिंदू और मुस्लिम अलग अलग हैं, इसीलिए इनको अलग अलग जमीनें चाहिए होंगी, क्योंकि इनके बीच टाई ऑफ मैरिज नहीं है। टू प्रोटेक्ट मुस्लिम एंड देयर कल्चर, मुस्लिम मस्ट एस्टेब्लिश अ सेपरेट कंट्री। तो बोले मुस्लिमों को बचाने के लिए उनके लिए एक अलग देश चाहिए, तो इसलिए इन्होंने पाकिस्तान की मांग की। तो ये भी जो डिमांड थी वो क्या थी? कम्युनल डिमांड थी, क्योंकि ये चाहते थे तो पॉलिटिकल पावर। जिन्ना क्या चाहता था? पॉलिटिकल पावर। लेकिन जिन्ना ने कैमोफ्लॉज किया और जो उसका रीजन बताया वो क्या बताया? रिलीजन। उसने मासेस को पागल बना के कहा आपको रिलीजन के आधार पर सुख शांति समृद्धि मिलेगी, और शायद ऐसा होता हुआ आज तक तो दिख नहीं रहा है। अदरवाइज हिंदू मेजोरिटी विल डोमिनेट। तो जिन्ना ने ये कम्युनल आइडियोलॉजी लोगों में इस्टेब्लिश करा दी। हिंदुत्व आइडियोलॉजी, वीर सावरकर की जो आइडियोलॉजी है, इनका टाइम पीरियड ये लिखा, आउटलाइन कंटूर्स ऑफ दिस आइडियोलॉजी इन हिज बुक एसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व। सावरकर साहब की भी आइडियोलॉजी आपको ऐसी ही कुछ दिखेगी, वो भी हिंदू नेस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं पितृभूमि और मातृभूमि का कंसेप्ट दे रहे हैं, उसको भी पढ़ते हैं क्या है उनकी थ्योरी। हिंदुत्व कैन नॉट बी ट्रांसलेटेड एज हिंदुज्म। पहली बात तो हिंदुत्व की जो आइडियोलॉजी है वो हिंदुज्म नहीं है, मीन्स रिलीजियस आइडियोलॉजी नहीं है वो। चलिए ये बता तो रहे हैं, बोले इसका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ आपको बात। एस इट हैड नथिंग टू डू विद रिलीजन। तो पहले ही उन्होंने क्लियर कर दिया ये रिलीजन से इसका कोई लेना देना नहीं है, रिचुअल से भी लेना देना नहीं है। चलिए इतना तो सही बोले। एंड सावरकर सेज इट कैन बी ट्रांसलेटेड एज हिंदूनेस। तो आप हिंदुत्व का मीनिंग है कि आप कितने हद तक हिंदू हैं। क्वालिटी ऑफ बीइंग हिंदू मीन्स
इन्होंने इसको किससे जोड़ा? लाइफस्टाइल से। हिंदू की कुछ इन्होंने लाइफस्टाइल बताई, आप कितने हिंदू हैं, हिंदू के कुछ हिंदू होने के कुछ इन्होंने विचार बताए। वो विचार क्या हैं, देखते हैं क्या है, ये लिखे हैं। एनीवन हु कंसीडर्ड दिस नेशन एज हिज पितृभू दैट इज फादरलैंड। पहली बात तो आप इस नेशन को क्या समझे? फादरलैंड। चलिए, फादरलैंड एंड पुण्यभू दैट इज होली लैंड, और उसको होली लैंड भी मानिए। होता क्या है, कुछ कम्युनिटी रिलीजियस ग्रुप्स फादरलैंड तो समझ लेते हैं, होली लैंड समझना उनके लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि उनके रिलीजन में इस धरती को होली कहा ही नहीं गया है। फादरलैंड मीन्स एंसेस्टर्स वर फ्रॉम दिस लैंड, तो बहुत सारे रिलीजियस ग्रुप के एंसेस्टर्स इस लैंड से थे जो कन्वर्ट हुए। तो कन्वर्टेड जो हिंदूज हैं वो तो फादरलैंड भी समझ सकते हैं और थोड़े दिन बाद होली लैंड भी समझ सकते हैं, लेकिन जो माइग्रेटेड लोग हैं उनके लिए फादरलैंड समझना भी प्रॉब्लम हो जाएगी और होली लैंड समझना तो प्रॉब्लम हो ही जाएगी। और होली लैंड का मीनिंग क्या है? लैंड इज मोस्ट सेक्रेड। तो बस ये जो आइडियोलॉजी है पुण्यभू और पितृभू, यही एक रिफ्ट पैदा करा रही है रिलीजियस ग्रुप्स में। मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस लिविंग इन इंडिया आर नॉट फुल सिटीजन्स, तो ये करें वो फुल सिटीजन्स नहीं हो सकते ऑफ इंडिया, एज दे सा द लैंड ऑफ सप्त सिंधु एज देयर फादरलैंड, देयर होली लैंड ले एल्सवेयर इन अरेबिया और पैलेस्टाइन। तो बोले आपकी होली लैंड तो अरेबियन पेनिनसुला में है, तो आप तो हिंदुत्व आइडियोलॉजी में बिलीव कर ही नहीं सकते, ये बात है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट सावरकर्स व्यू शिफ्टेड ओवर टाइम। हाँ, ये बात आपको बताना इंपॉर्टेंट है, सावरकर के जो व्यू हैं वो ऐसे क्यों हुए, उसका कारण है, वो कारण समझते हैं। इन हिज अर्ली वर्क द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857, तो जब इस इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस को वो पढ़ रहे थे, मीन्स 1857 रिवोल्ट को वो इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं। पहली बात, वो रिवोल्ट भी नहीं कह रहे, समझिए, वो इंडिपेंडेंस से रिलेटेड वॉर कह रहे हैं। ही प्रेज्ड हिंदू मुस्लिम यूनिटी, उसमें तो वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करते हैं। तो एक बंदा जो 1857 की क्रांति को लिखते समय उसको यूनिटी को प्रेज कर रहा है, तो फिर वो सावरकर साहब ये बातें क्यों करने लगे? However, after his time in the Andaman cellular jail, that is 1911 and to 21, his views hardened significantly. अब वो दूसरे रिलीजियस ग्रुप के खिलाफ लिखने लगे थे। ऐसा क्यों था? वहाँ पर उनके जो वार्डन थे जेल में, वो शायद मुस्लिम वार्डन थे, और उनके जो एक्ट्स थे उस वजह से शायद सावरकर, शायद मैं बोल रहा हूँ सावरकर, कुछ स्कॉलर्स का मानना ये है, उस वजह से ही सावरकर ऐसी बातें लिखने या बोलने लगे थे। तो आप ये पॉइंट और इस पर रिसर्च कर सकते हैं। लीडिंग टू द पितृभू पुण्यभू फ्रेमवर्क विच बिकेम द कॉर्नरस्टोन ऑफ मॉडर्न हिंदुत्व आइडियोलॉजी। तो सावरकर क्या बोल रहे हैं? द term Hindu has a geographical connotation या cultural connotation. According to him, the term Hindu refers to all those who consider भारतवर्ष as their fatherland and holy land. तो fatherland मतलब हमारे पूर्वज वहाँ से आए हैं, और holy land मतलब हम इसको sacred मानते हैं, पूजनीय मानते हैं। लेकिन बहुत सारे रिलीजियस ग्रुप अरेबियन पेनिनसुला को होली लैंड मानते हैं। इट इज एन आइडियोलॉजी ऑफ कल्चरल नेशनलिज्म, इसीलिए इसको जियोग्राफिकल कनोटेशन से जोड़ रहे हैं। ये हिंदी में इसको क्या कहते हैं? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। अकॉर्डिंग टू हिज थ्योरी इट इज नॉट द ब्रिटिश रूल दैट यूनाइट्स अस बट अवर कॉमन कल्चर। तो कल्चर क्या है? यही, ये वन नीड नॉट टू बी अ रेजिडेंट एज वेल, जस्ट नीड टू कंसीडर इट एज फादरलैंड एंड होली लैंड। तो एज पर सावरकर हिंदू कौन है? हिंदू का मतलब ये नहीं कि इस एरिया में रिसाइड करता हो, वो रिसाइड कहीं भी करता हो, लेकिन वो बस माने कि ये एक फादरलैंड है मेरे लिए, मीन्स मेरे एंसेस्टर्स यहाँ से थे इसलिए फादरलैंड है। और मदरलैंड क्यों है? क्योंकि मैं इस लैंड को सेक्रेड मानता हूँ, रहे वो कहीं भी। तो इसलिए हिंदुत्व को एक यूनिफाइंग फोर्स मान रहे हैं, ना कि एंटी ब्रिटिश आइडियोलॉजी। तो ये कह रहे हैं ब्रिटिशर्स के खिलाफ हम इकट्ठा नहीं हुए, हम तो हिंदुत्व की वजह से इकट्ठा हुए। तो ये इनका एक अच्छा सा क्रिटिकल एनालिसिस है किसका? इंडियन नेशनल मूवमेंट का। लेकिन इनके कुछ क्रिटिक्स हम देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्रिटिक्स लाइक रोमिला थापर, आशुतोष वार्स ने, हिंदुत्व इज ए डिवाइसिव कम्युनल आइडियोलॉजी। ये लेकिन इसको कम्युनल कहते हैं, जैसे जिन्ना को ये कम्युनल कहते हैं, वैसे ये सावरकर साहब की आइडियोलॉजी को भी कम्युनल कहते हैं। एज इट सीक्स टू मोबिलाइज हिंदूज एंड डिनाइज मेंबरशिप टू मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस। क्यों? क्योंकि इनकी जो होलीएस्ट लैंड है वो क्या है? मक्का एंड मदीना। और क्रिश्चियंस की क्या है? वेटिकन सिटी। तो एक बार फादरलैंड समझ भी लें, लेकिन सेक्रेड लैंड या मदरलैंड समझना इनके लिए पॉसिबल नहीं होगा। और अगर वो समझेंगे नहीं तो आप उनको फुल मेंबरशिप देंगे ही नहीं, उनको फुल मेंबर मानेंगे ही नहीं।
यही बस प्रॉब्लम है, इसी की वजह से ये लोग इनको क्या कह रहे हैं, कम्युनल आइडियोलॉजी कैरी करते हैं। इट सीक्स टू डिफेंड हिंदू इंटरेस्ट एंड डेमनाइज मुस्लिम्स, रेज डिवाइजिव इश्यूज, काउ प्रोटेक्शन, कन्वर्जन, इंटरफेथ मैरिज। तो ये जो स्कॉलर हैं वो क्या कह रहे हैं, आप बस कन्फ्लिक्ट वाली बातों को ही उजागर करते हैं और जो भी कॉपरेशन वाली बातें हैं उसको आप निगलेक्ट कर देते हैं। दस प्रोपोनेंट्स ऑफ दिस आइडियोलॉजी क्वेश्चनिंग कमिटमेंट ऑफ मुस्लिम टू दिस लैंड। तो आप बस उनकी कमिटमेंट को क्वेश्चन करते हैं क्योंकि आप इसको क्या नहीं मानते, पुण्य भू, इसीलिए आप कमिटेड नहीं है इस लैंड के प्रति। एज पर क्रिटिक्स इट इज एज सिमिलर टू पाकिस्तान मूवमेंट। तो ये जो जिन्ना का मूवमेंट था वैसे ही इनके मूवमेंट को मानते हैं। ड्यूरिंग इंडियन नेशनल मूवमेंट हिंदुत्व आइडियोलॉजी ऑफ सावरकर डिड नॉट गार्नर मच सपोर्ट बट इट इज राइजिंग इन करंट सोशियो पॉलिटिकल सिनेरियो। हाँ, जब इंडियन नेशनल मूवमेंट चल रहा था क्योंकि वो गांधी जी का दौर था, इसलिए शायद ये आइडियोलॉजी इतनी हिट ना हो पाई हो, लेकिन आज के पॉलिटिकल सिनेरियो में ये आइडियोलॉजी बहुत हिट है और आज की जो गवर्नमेंट है, करंट नेशनल गवर्नमेंट है, वो आपको इसी आइडियोलॉजी पर चलती हुई दिख रही है। Some critics went up to the extent that Savarkar was the first propagator of two-nation theory, which eventually Jinnah picked for his political ambitions. तो कुछ ये कह रहे हैं सावरकर साहब पहले दिए, जिन्ना बाद में दिए ये theories. Note: various saints and political leaders from Swami Vivekananda to Dayanand Saraswati and Lokmal Tilak had publicly called for a Hindu revival before Savarkar did. तो हिंदू रिवाइवल की बात तो ये स्कॉलर भी कर रहे थे, लेकिन ये म्यूचुअल एंटागोनिज्म की भावना अंदर नहीं लिए थे। द मेजर डिफरेंस वाज दैट सावरकर डिफाइंड हिज आइडिया ऑफ अ हिंदू रिसर्जेंस इन पॉलिटिकल टर्म्स, नॉट रिलीजियस। तो इनका मेनली क्या था, सिटीजन कौन होंगे, पुण्य भू, मातृभू, और एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप से अलग करने वाली बात सावरकर साहब कर रहे थे, जबकि शायद ये बातें इन लोगों की हिंदू रिवाइवल पॉलिसी में नहीं दिख रही हैं। इवन बाल गंगाधर तिलक यूज रिलीजियस सिंबल फॉर पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। उन्होंने कौन कौन से रिलीजियस सिंबल यूज किए, शिवाजी, गणेश चतुर्थी एटसेट्रा। रिलीजियस गैदरिंग वर टारगेटेड फॉर पॉलिटिकल एजुकेशन ऑफ मासेस। तो ये इनकी जो गैदरिंग होती थी वो किस लिए है, मासेस को बता सकें क्या आपके राइट्स हैं क्या नहीं। तो इनकी जो गैदरिंग थी रिलीजियस सिंबल्स के बेसिस पर तो थी, लेकिन वो होती थी पॉलिटिकल एजुकेशन के लिए। अब कांग्रेस इज आल्सो एक्यूज्ड ऑफ गिविंग लेजिटिमेसी टू मुस्लिम लीग। तो कांग्रेस को बताया जाता है कि इसने ही लेजिटिमेसी दी मुस्लिम लीग को। एंड केप्ट ऑन सीडिंग स्पेस। लखनऊ पैक्ट भी हो पाया क्यों, कांग्रेस की वजह से। आईएनसी आल्सो सपोर्टेड खिलाफत मूवमेंट एंड गांधी saw it as a historic opportunity to forge a unity among both communities। तो गांधी जी भी आप देखेंगे रिलीजन को पॉलिटिक्स में यूज कर लेते थे। तो इसी वजह से आज अगर कम्युनलिज्म है तो इसके रूट्स कहाँ हैं, हिस्टोरिकल रूट्स हैं। तो हम फैक्टर क्या डिस्कस कर रहे हैं, हिस्टोरिकल रूट्स वाले फैक्टर्स डिस्कस कर रहे हैं, ये आप याद रखिए, हिस्टोरिकल रूट्स। INC was an umbrella organization and many right-wing ideologues were part of it, like पंडित मनमोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल। तो ये लोग भी पॉलिटिक्स और रिलीजन को अच्छा खासा यूज करते थे विद इन कांग्रेस। तो कांग्रेस में भी राइट विंग आइडियोलॉग्स अलग से थे। लेफ्ट विंग आइडियोलॉग्स के आप मुझे नाम कमेंट सेक्शन में बताइए विद इन इंडियन नेशनल कांग्रेस। इमेजरी एंड स्लोगनरिंग used by national leadership has contributed to a sense of Hindu nationalism alienating non-Hindu communities। अब क्योंकि इंडियन नेशनल मूवमेंट में आप देखेंगे हिंदू से रिलेटेड नारे ये सब यूज हुए, उससे हुआ क्या, उससे शायद दूसरे रिलीजियस ग्रुप्स या नॉन हिंदू कम्युनिटीज उससे अपने आप को एसोसिएट नहीं कर पाए और एलिनेटेड फील करते रहे। जैसे गांधी कहते थे राम राज्य के लिए, हाल तो राम राज्य को गुड गवर्नेंस के रिस्पेक्ट में देखते थे, लेकिन अगर वो भगवान राम का नाम ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं दूसरे रिलीजियस ग्रुप्स इस आइडिया से उतना कनेक्ट नहीं कर पाते थे अपने आप को। तो इसलिए रिलीजन में पॉलिटिक्स पहले भी यूज की गई है, बट इट वॉज नॉट एसोसिएटेड विद हिंदू रूल। हाँ, आल तो गांधी जी का मोटिव हिंदू रूल के लिए नहीं था, वो उसको गुड गवर्नेंस के रिस्पेक्ट में देखते थे, लेकिन जो नॉन हिंदू कम्युनिटीज हैं वो इससे एसोसिएट नहीं हो पाते थे क्योंकि इसमें हिंदू गॉड की बात है, बस ये बात है। द यूज ऑफ हिंदू भजन ड्यूरिंग गांधीज मीटिंग हैज फर्दर एलिनेटेड नॉन हिंदूज। तो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, तो ऐसे कुछ भजन जो चलते थे इससे नॉन हिंदू अपने आप को एसोसिएट नहीं कर पाते थे फुल्ली। फिगर ऑफ भारत माता, भारत माता का जो फिगर है उसमें क्या है, वो हिंदू गॉडेस से सिमिलरिटी रखती हैं। हैविंग वेदास इन वन हैंड, तो जो बुक है उनके हाथ में वो वेद की बुक है। गांधी हिमसेल्फ वंस इनॉग्रेटेड भारत माता टेम्पल, तो भारत माता के मंदिर बनाए जा रहे थे। तो प्रॉब्लम कहाँ पे थी,
टेम्पल, मंदिर में, तो इसीलिए नॉन हिंदू कम्युनिटीज एसोसिएट नहीं कर पा रही थी। और ये गांधी जी ने कब इनॉग्रेट किया था? 1936 में। मुस्लिम वर्शिप्स गॉड एज फॉर्मलेस। होता क्या है, नॉन हिंदू रिलीजियस कम्युनिटीज में जो मुस्लिम लोग हैं वो फॉर्मलेस मानते हैं गॉड को, और यहाँ पे भारत माता का एक फॉर्म था। नो डिएटी एंड आइडलेट्री इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, दस पोलराइजिंग इशू। तो इसलिए ये जो चीज़ें हैं वो शायद मुस्लिम लोग उससे इतना कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन हमने देखा कैसे पॉलिटिक्स और रिलीजन इंडिया की हिस्ट्री में यूज हो रही है। वंदे मातरम इज हैविंग कम्युनल कंटेक्स्ट एज इट इज टेकन फ्रॉम आनंद मठ। तो वंदे मातरम पर आज भी डिबेट चलती है क्योंकि ये आनंद मठ से लिया गया है, विच टॉक्स अबाउट कन्फ्लिक्ट बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम। तो आनंद मठ का क्या है, ये सन्यासी रेवेलियन पे आधारित है जो 1770s की घटना है, जिसमें ब्रिटिश रूल के खिलाफ पहले लिखा जाता है। लेकिन फर्दर एडिशंस जो आए उसमें बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय ने क्या किया, मुस्लिम टायरनी इन बंगाल पर लिखना स्टार्ट कर दिया। मींस पहले वो तो ब्रिटिश के खिलाफ लिख रहे थे, बाद में वो मुस्लिम टायरनी के खिलाफ लिखने लगे, मींस मुस्लिम रूलर्स के खिलाफ लिखने लगे। तो हिंदू वर्सेस मुस्लिम रूलर की बातें भी उसमें दिखाई पड़ती हैं। तो इसलिए ये जो नॉवेल है इसमें कन्फ्लिक्ट पैदा होता है। Thus, aforementioned practices were alienating non-Hindus and creating ground for communalism in colonial India। तो ये जो ऊपर आपने फैक्टर्स देखे, इसमें डायरेक्टली तो ऐसी म्यूचुअल एंटागोनिज्म की बातें नहीं दिख रही हैं, डायरेक्ट कहीं नहीं दिख रही हैं, लेकिन लोग अपने आप को एसोसिएट नहीं कर पा रहे थे उस समय। अब देखते हैं, ये तो इंडिपेंडेंस से पहले की बात, इंडिपेंडेंस के बाद की बात देखते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस कम्युनल पार्टीशन अकम्पनीड बाई राइट्स। तो कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट में होता क्या है, कल्मिनेशन, इसका लास्ट कल्मिनेशन क्या है, राइट्स तो होते ही हैं, तो कम्युनल राइट्स हुए। तो उसमें हुआ क्या, वुमेन वर रेप्ड, लूटेड, स्लॉटर्ड, ये सब उसमें एक्टिविटी देखने को मिली। इस वजह से मार्क्ड डीप एंड सेमी परमानेंट मार्क ऑन कलेक्टिव साइकी ऑफ वेरियस कम्युनिटीज। तो ये जो कम्युनल राइट्स हुए, इससे हम आज भी बड़ा डरे सहमे रहते हैं, बहुत सारे रिलीजियस ग्रुप इससे डरे सहमे रहते हैं। तो एक दूसरे के खिलाफ एंटागोनिज्म की भावना और मजबूत हुई क्योंकि ये राइट्स देखने को मिले। तो कम्युनलिज्म की वजह से राइट्स हुए, और इस राइट्स की वजह से कम्युनल टेंशंस और बढ़ती रहती हैं देश में, क्योंकि नेता आपको क्या बताएगा इन राइट्स के बारे में, और फिर आपको और कम्युनल बनाता रहेगा। तो कहीं पुराना कम्युनलिज्म नए कम्युनलिज्म को जन्म देता रहता है विद द हेल्प ऑफ माननीय नेताजी। इन इंडिपेंडेंट इंडिया कम्युनल राइट्स बिकेम रिकरेंट फीचर। इस वजह से और कम्युनल राइट्स होते रहते हैं। आशुतोष वार्ष ने ये क्या कह रहे हैं, कंडक्टेड स्टडी ऑन कम्युनल राइट्स इन इंडिया, ये टाइम पीरियड है। लार्जली एन अर्बन फिनोमेना। तो ये कह रहे हैं जो कम्युनल राइट्स हैं वो ज़्यादातर टाउन और सिटीज में ही देखे जाते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आपको लिखूं, जबकि यहाँ पर तो तथाकथित पढ़े लिखे लिटरेट लोग रहते हैं, गांव की अपेक्षा कम धार्मिक भी होते हैं। तो आप देख रहे हैं अर्बन सेटिंग में रिलीजन भी उतना डोमिनेट नहीं करता है, लेकिन वहाँ कम्युनल राइट्स ज़्यादा दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि दीज एरियाज हैव हिस्ट्री ऑफ कम्युनल राइट्स एंड मिसट्रस्ट। तो वही इन एरियाज में पहले राइट्स हुए, मींस पहले कभी राइट्स हुए, उससे मिसट्रस्ट बढ़ा, और इस मिसट्रस्ट की वजह से और राइट्स हुए। तो राइट्स के होने के पीछे का कारण क्या हो सकता है, पुराने हुए राइट्स। तो अगर राइट्स हो जाते हैं फिर उसी एरिया में राइट रिकरेंट होते रहते हैं, तो राइट की वजह से राइट्स होते रहते हैं, ये इन्होंने पाया। तो इसीलिए इन्होंने अर्बन एरिया में बहुत सारे राइट्स होते हुए देखे। अब इनका नंबर देखते हैं क्या है। ओनली 4% डेथ्स इन राइट्स वर इन रूरल एरियाज। तो जितने राइट हुए उसमें डेथ 4% रूरल एरियाज में हुई, वेयर 70% पॉपुलेशन इज रिसाइडिंग। तो 70% जहाँ जनता है वहाँ 4% दिख रहा है। इसका मीनिंग क्या है, 96% डेथ्स इन अर्बन एरियाज वेयर 30% पॉपुलेशन इज रिसाइडिंग। जहाँ कम जनता है वहाँ पर ज़्यादा डेथ्स दिख रही हैं। और इसको कैसे समझ सकते हैं, सिटीज में तो आपको सेकुलराइजेशन दिखेगा, टाउन में आपको क्या दिखेगा, रिलीजन दिखेगा ज़्यादा, लेकिन फिर भी यहाँ पर राइट्स से रिलेटेड डेथ कम दिख रही हैं। इसका कारण क्या है, यहाँ पर कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट की हिस्ट्री नहीं है, हिस्ट्री दिखती नहीं है, तो इसीलिए मिसट्रस्ट भी नहीं है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड आपके लिए क्या है, ये जब आप स्टेटमेंट पढ़ें तो लास्ट में हिस्ट्री ऑफ कम्युनल राइट्स एंड एसोसिएटेड मिसट्रस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और फैक्टर है, बिकॉज अर्बन एरियाज प्रोवाइड अ क्लॉक ऑफ एनोनिमिटी, दिस फैसिलिटेट कम्युनल राइट्स। अगर मैंने आपको बताया राइट्स की वजह से
मिस्ट्रट्स हुए और फिर राइट्स हुए, यही तो बताया। इसी को पैटर्न को रिपीट करते रहे, इसी वजह से हिस्ट्री बन गई। लेकिन आप मुझसे ये पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पर राइट्स क्यों पहले हुए? इसका कारण है कि यहाँ पर अर्बनाइजेशन है, सेकुलराइजेशन है, रिलीजियस रिवाइवलिज्म है, सब कुछ यहीं पे है और एनोनिमिटी भी है। तो अगर आप पत्थर चला के कहीं भाग भी जाते हैं क्योंकि आपकी आइडेंटिटी ही क्लियर नहीं है, आप शहरों में भीड़ इतनी है तो इसलिए आप पर एक्शन भी नहीं हो पाता है। गांव में अगर आप पत्थर चलाएंगे तो आपको सब जान रहे हैं और आप अगले दिन सजा पा लेंगे। शायद शहरों में ऐसा ना हो पाता हो, इसलिए कम्युनल एक्शन वहाँ पर जल्दी हो जाते हैं, कम्युनल राइट्स जल्दी हो जाते हैं। दिस फैसिलिटेट्स कम्युनल राइट्स। अब ये तो इन्होंने रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज में डेथ्स की बात की थी। अब इन्होंने 8 अर्बन एरियाज की बात की, जैसे दिल्ली, कोलकाता, बॉम्बे, अलीगढ़, अहमदाबाद, हैदराबाद, बड़ौदा, मेरठ। उसमें इन्होंने कम्युनल वायलेंस सबसे ज़्यादा पाया। तो पूरे भारत में बहुत सारे अर्बन एरियाज हैं, ठीक है। पहली बात तो उसमें आपने कम्युनल वायलेंस ज़्यादा पाया विद रिस्पेक्ट टू विलेजेस, लेकिन इन अर्बन एरियाज में भी आपको पॉकेट्स में वायलेंस ज़्यादा देखने को मिलेगा। और ये 8 मेगा सिटीज़ या बड़ी सिटीज़ इन्होंने ज़्यादा स्टडी की, वहाँ पर कम्युनल वायलेंस ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इससे क्या पता लगता है? हिस्ट्री ऑफ कम्युनल राइट्स एंड एसोसिएटेड मिसट्रस्ट, एनोनिमिटी, हिस्ट्री ऑफ कम्युनल वायलेंस एंड मिसट्रस्ट एक बड़ा फैक्टर है इन कॉन्फ्लिक्ट्स के पीछे। अब इसमें क्या डेटा ये बता रहे हैं? 46% ऑफ ऑल डेथ्स इन राइट्स हैव टेकन प्लेस इन दीज सिटीज। तो ये जो ऊपर आपने 96% डेथ्स शहरों में देखी थी, उसमें भी 46% इन सिटीज में हुई, वाइल अकाउंटिंग फॉर 6% पॉपुलेशन। तो ये जो आपने 30% पॉपुलेशन देखी थी, उसकी भी 6%। अब देखिए, इस 30% की 6% पॉपुलेशन यहाँ पे रहती है, ठीक है, और इन 96% का 46% यहाँ पे आपने देखा। तो आपको दिख रहा है कि कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड है। अब इंडोलॉजिस्ट की मैं आपको बता रहा था, जीएस घुरे क्या कह रहे हैं? घुरे आर्ग्यूड दैट हिंदुइज्म एंड इस्लाम वर नॉट मेयरली डिफरेंट बट आल्सो म्यूचुअली अपोजिंग। ये घुरे साहब इंडोलॉजिस्ट हैं। तो जब मैं इनकी सोशलॉजी आपको बताऊंगा पेपर 2 में, तब इनको इन डिटेल डिस्कस किया जाएगा। तो इंडोलॉजी तब इनको डिस्कस करेंगे, तब बताएंगे कि हिंदू वर्सेस मुस्लिम ये कैसे देखते हैं। क्लैशिंग बिलीफ सिस्टम, ही हाईलाइटेड सेवरल की एरियाज ऑफ इनकम्पेटिबिलिटी। तो ये हिंदू और मुस्लिम में इनकम्पेटिबिलिटी देखते हैं कैसे। हिंदुइज्म में आइडल वर्शिप है, यहाँ पर मोनोथियज्म, स्ट्रिक्ट प्रोविजन और आइडलेट्री। यहाँ पर कास्ट सिस्टम है, यहाँ पर इगैलिटेरियनिज्म है, यहाँ पर पॉलीथियज्म की बात है, यहाँ पर मोनोथियज्म की बात है, यहाँ पर काऊ एक सैक्रेड है, एनिमल है, यहाँ पर नो सैक्रेडनेस एसोसिएटेड विद काऊ। इवन बीफ ईटिंग की भी एक्टिविटी यहाँ पर दिख जाती है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एनालिसिस ऑफ रीजन फॉर कम्युनल राइट्स। अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी लेक्चर में हमने कम्युनलिज्म के बारे में जाना, उसको हमने देखा, हिस्ट्री देखी, उसको देखा कैसे वो शहरों में कंसंट्रेटेड है, उसके रीजन्स देखे। अब हम कम्युनल राइट्स के बारे में देखेंगे और उसके रीजन्स जानेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उससे पहले ये रिवाइज करके आइएगा। थैंक यू।